हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई ऐसे नबी नहीं गुजरे जिन्होंने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में खबरदार ना किया हो, और वो एक आंख वाला है। सवाल ये है कि हर नबी ने क्यों अपनी कौम को दज्जाल से खबरदार किया? क्योंकि शैतान का सिस्टम हर नमरूद और फिरौन के दौर में सेम यानी एक जैसा ही होता है। वो अपने चंद मुंतखब पिग्स को नस्लों में सूद का साइकिल चलाकर मोटा करता है और अपने पालतू कुत्तों को भेड़ों पर मुसल्लत करता है, और तमाम भेड़ों के दिमाग में एक ही आइडिया प्लांट करता है कि तुम पिछली जनरेशन से बेहतर हो। फिर बंदर नाच रहे होते हैं और डुगडुगी वो बजा रहा होता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने शैतान के साथ पैदा होता है। अल्लाह ने अपनी मखलूक में हर चीज आजाद और अलग अलग बनाई है। अगर मैं एक हूं तो फ्रेडी मरकरी भी एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप भी एक ही है और इकबाल भी एक ही हैं। इसी तरह 5 साल की उम्र में मैंने जो एक चूटी मारी थी वो भी एक ही है। एक ही दफा पैदा होती है और एक ही दफा उसको मौत आती है। सवाल ये है कि बच्चे का दिमाग क्या उस वक्त काम करना शुरू करता है जब माँ के पेट में उसमें जान आती है, या रूह फूकी जाती है, या फिर जब वो दुनिया में पहली बार रोते हुए आंखें खोलता है? हो सकता है किसी को तो याद हो कि वो उस वक्त क्यों रो रहा था। शायद इस किताब के आखिर में मैं भी इकबाल सीख लूं और मुझे भी चेहरे पढ़ना आ जाएं और हम सब भी वही ख्वाब देखें जो इकबाल ने देखा था। मैं कौन हूं? हर रास्ते के 2 अंजाम, आंखों देखी बातें, एक रिसर्च और मेरे 21 सवाल। तहरीर उमैर सलीम व इकबाल बेगम मरहुमा। तारुफ, ये उस शख्स की कहानी और सवाल हैं जिसने 5 साल की उम्र में अपनी छत से नीचे देखते हुए सवाल किया, अगर कोई आंखों से नजर आने वाली चीज गॉड हो सकती है तो वो क्यों नहीं? इस सवाल के बाद जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी चाहत के बरअक्स ही हुआ, और वो सारी जिंदगी यही कहता रहा, उमैर तू कुछ नहीं कर सकता, उमैर तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर जो कुछ उसको मिला वो सिर्फ अपनी नानी के मुकाम और दुआओं की वजह से ही मिला। मैं उमैर सलीम 9 मई 1985 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुआ, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने आबाद किया था। ये मेरी कहानी और मेरे 21 सवाल हैं जो कि पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक कनेक्टेड यानी जुड़े हुए हैं, और ये 21 सवाल कभी किसी इंसान से नहीं किए गए हैं। मुझे याद है आज 5 साल की उम्र में जब मैंने अपनी पहली साइंस की किताब छोटी पुप्पो के साथ देखी तो उसमें एक तस्वीर देखी जिसे हम डार्विन थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, हम सब इंसान, तमाम मखलूक एक स्पीसी, एक बंदर से आए हैं। तो मैंने छोटी पुप्पो को बोला, दादी तो कहती थी हम हजरत आदम की औलाद हैं। उसके बाद उन्होंने जो आगे बोला मैंने नहीं सुना और अपनी जिंदगी का पहला सवाल किया, अगर ये दुनिया की हकीकत है तो मैं कौन हूं? इस सवाल के बाद मैंने हर आंखों से नजर आने वाली चीज पर सवाल करने शुरू कर दिए और मुझसे कभी रट्टे नहीं लगे। अब मैं सारे सवाल दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो हमारे मुंह से निकले अल्फाज हैं। फिर जितने बड़े अल्फाज होते हैं उतने ही बड़े थपेड़े यानी उतने ही बड़े अजाब आते हैं, क्योंकि ये दुनिया वाकई ही गोल है। फिर हमें हमारे सवालों के जवाब आंखों से देखने पड़ते हैं। फिर जब दादी ने मुझे बादशाहों की कहानियां सुनाई और मुझे पता लगा इस दुनिया में बादशाह होते हैं। दूसरा सवाल, फिर मैंने सवाल किया, अगर इस दुनिया में बादशाह होते हैं तो मैं बादशाह क्यों नहीं हूं? फिर मैं दादी से तरह तरह के सवाल करता था। पाकिस्तान बनने से पहले हम कहाँ रहते थे? इंडिया से पहले क्या था? मुगलों से पहले हम कहाँ रहते थे? दादा के दोस्त जिनका नाम अशरफ था, दादा अक्सर मुझे अपने साथ उनके जूतों की फैक्ट्री पे ले जाते थे। वहां शतरंज होती थी और मेरे दादा को शतरंज का शौक था। जब मैंने शतरंज देखी तो मैंने घर आकर दादी को बोला,
मुझे पता चल गया है बादशाह कैसे बनते हैं। अब मैं तुम्हें बादशाह बन के दिखाऊंगा। दादी दादा पर चीखना शुरू कर देती हैं और दादा को कहती हैं, मैंने तुम्हें मना भी किया था ये खेल इसको मत दिखाना। क्या तुम इसको जानते नहीं हो? कैसे कैसे सवाल करता है। और मुझे बोलती हैं, बेटा ये शैतान का खेल है, तू ये नहीं खेलेगा। एक दिन हम लाइट ना होने की वजह से छत पर सो रहे होते हैं। मैं आसमान और तारे देख रहा होता हूँ। तीसरा सवाल, अगर ये जमीन है और वो आसमान, तो मैं जमीन पे क्यों हूँ, आसमान पे क्यों नहीं? इस सवाल के बाद मैं फिजूल बकता हूँ। मेरी अम्मी मेरे राइट शोल्डर को पकड़े खड़ी होती हैं और दादी मेरे सामने होती है और उसके हाथ में माचिस की डब्बी होती है और दादी चीख रही होती है, कलमा पढ़ क्या अल्लाह एक है, कलमा पढ़ क्या अल्लाह एक है। जली हुई माचिस की तीलियां जमीन पे पड़ी होती हैं। मैं अपने सीधे हाथ को अम्मी से छुड़वाता हूँ और अपने सीधे हाथ की उंगली को दादी की तरफ करता हूँ और दादी को कहता हूँ, हाँ और वो मैं हूँ। आज से तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे अंदर जान आने दे, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। दादी और अम्मी मेरी बकवास पे मुझे मारते हैं मगर मैं कलमा नहीं पढ़ता। दादी मुझे कहती है तू आग में जलेगा। मैं उनको जवाब देता हूँ, झूठ बोलती है तू, अब बेच के देख लो स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाने के बाद मैं छत पर माचिस छुपाकर सुबह से शाम तक खाए पिए बगैर बैठा रहता था। मेरी अम्मी छत पर आकर मुझे 2-3 दफा मार भी लेती थी लेकिन मैं फिर भी नीचे नहीं जाता था। लेकिन पापा के आने से 15 मिनट पहले नीचे आकर बैठ जाता था। एक दिन मैं छत पर माचिस छुपाकर बैठा था। मैंने तीली जलाई और अपना हाथ जलाना चाहा और जब मैंने तीली अपने हाथ पे लगाई और अपना हाथ जलाना चाहा तो कहा, ये बोलती तो सच है, जलता है। चौथा सवाल, मैंने रोते हुए परिंदे को देखा और अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, मैं परिंदा क्यों नहीं हूं, ये क्यों उड़ सकता है। और फिर मैं छत से नीचे देखता हूं और आंसू पोंछते हुए कहता हूं, मैं यहां से गिरा तो क्यों मर जाऊंगा। इस तजर्बे और एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर कभी सीधा घर नहीं आया और ये हकीकत भी मुझ पर खुल गई कि हम सब एक नहीं हैं। मुझे हर नई चीज देखना और करना अच्छा लगता था और मैं टारगेट सेट करना शुरू कर देता हूँ। मार्केट में देखता हूँ कौन क्या कैसे कर रहा है, मगर फिर मुझे अंधेरे और गुब्बारे की आवाज से भी खौफ आने लगता है। फिर मैं अकेले अंधेरे में रहने के काबिल नहीं रहता। 5वां सवाल, उसी वक्त मैं दूध वाले को दूध बनाता हुआ देखता हूँ और सवाल करता हूँ, इस काम से मुझे सबसे ज्यादा घिन आती है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। दादी और मेरा रिश्ता बहुत यूनिक है। मैं उनसे हर किस्म के सवाल करता था। जब मैंने बच्चे घर में आते देखे तो मैंने दादी से पूछा, दादी ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और इस सवाल का जवाब भी उन्होंने मुझे उस वक्त बिल्कुल ठीक बता दिया था। मिटे कैसे सवाल करता है, अल्लाह की देन है। और जब ये मेरी बड़ी बड़ी बातें और दावे खत्म नहीं होते और मैं दादी को कहता हूं मैं रिसर्च करूंगा, दादी मुझे जवाब देती हैं, बड़ा आया तू रिसर्च करेगा, ये हमारा दीन है, अगर तू इस पे राजी है तो ठीक, वरना रिसर्च के लिए घर छोड़ना पड़ता है। मैं 7 साल की उम्र में अपने बड़े चाचू की गुल्लक से पैसे चोरी करता था। एक दिन मुझे मेरे पापा देख लेते हैं और मुझे जिंदगी में पहली और आखिरी बार मारते हैं। 8 साल की उम्र में मैं घर से बाहर पहली और आखिरी चोरी करता हूँ। स्कूल के बाहर दाल सेव वाला खड़ा होता है। मेरी जेब में पैसे नहीं होते। 2 दफा चुरा कर खाने के बाद तीसरी दफा वो मुझे पकड़ लेता है। मेरा हाथ मोड़ के वो कमर पे एक पंच मारता है और कहता है, तेरी समझ नहीं आ रही, 2 दफा पहले छोड़ दिया था। फिर गाली देता है। एक दिन मैं अपने दादा से सवाल करता हूँ, जब आपके पास इंडिया में जमीनें थी, सोना था, सब कुछ था, तो आप अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान क्यों आ गए? और क्या आप अल्लामा इकबाल के कहने पे पाकिस्तान आए हैं? और आप मेरे लिए घर कब बनाएंगे? दादा मेरे सवाल सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कुछ देख के मुझे बोलते हैं,
तुम्हारे लिए आए हैं बेटा। हमने तो अपना दौर गुजार लिया, मगर आने वाला दौर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। और जब मेरे ये सवाल हल नहीं हो पाते तो दादी मुझे अपने पलंग पे बिठाकर कुछ सिखाती हैं और कहती हैं, बेटा सुनो सबकी और करो वो जो दिल में आए। ये जो तुझे एक एक इंसान नजर आ रहा है अलग अलग है, तुझे सबको पढ़ना पड़ेगा। सारे निशान जो कुछ तुझे अपनी आंख से नजर आता है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन बातों और नसीहतों का मुझ पर यह असर होता है, मैं चुप रहकर सबको ऑब्जर्व करना और सुनना शुरू कर देता हूँ और खामोश हो जाता हूँ। मुझे जब मेरी अम्मी मेरी नानी की मेहनत और जिद्दोजहद बताती हैं कि 1974 में मेरे नाना के इंतकाल के बाद कैसे कपड़े सिलाई करके और बगैर किसी सपोर्ट के उन्होंने अपने 7 नाबालिग बच्चों को पाला था, तो मुझे हैरत होती, नानी अकेले ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती हैं। और मुझे मेरी नानी की कुर्बानियां और मेहनत बहुत फैसिनेट करती थी। घर से बाहर निकलने की पाबंदी के बावजूद मैंने रोड क्रॉस किए बगैर लियाकताबाद की एक एक गली और एक एक चप्पा देख लिया था। जब मैं 9 साल की उम्र में नानी के घर खुदादाद कॉलोनी शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो दादी मुझे घर छोड़ते वक्त बोलती हैं, देख बेटा, अगर ये लोग तुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं तो तू मुझे बता दे, मैं देख लूंगी सबको। मैं दादी को जवाब देता हूँ, दादी आप मुझे जाने दें, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। घर छोड़ने के बाद जब मुझे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बार बार तंग करती तो 6ठा सवाल, तो मैंने सवाल किया, डार्विन कौन सा आसमान से उतरा है, मैं डार्विन क्यों नहीं हूं। गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ स्कूल जो कि शारे फैसल पर है, मैं उसके पहले एडमिशन टेस्ट में फेल होता हूं। फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट में जब दोबारा एडमिशन टेस्ट देता हूं उसमें भी हर सवाल का जवाब पहले एडमिशन टेस्ट वाला ही लिखता हूं। पापा अपने एक दोस्त के साथ गुलिस्तान स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बात करते हैं और प्रिंसिपल से बात करने के बाद मेरा गुलिस्तान स्कूल में एडमिशन हो जाता है। मुझे मेरे उस्ताद लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, जैसे मैं क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, आप, तुम, तू क्यों बोलते हैं। फिर वो मुझे टेंसेस, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिखाते हैं। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश हर चीज को कंट्रोल करने और हासिल करने की थी। एक दिन मैं अपनी नाकामियों से तंग आकर वॉशिंग बेसिन पे अपने हाथ मारता हूं और कहता हूं, 7वां सवाल, तू नहीं हो सकता उमैर, तू बहुत कमजोर है। फिर मैंने सवाल किया, मैं 100 साल पहले पैदा क्यों नहीं हुआ हूं, मैं 200 साल पहले पैदा क्यों नहीं हुआ हूं, और अगर इस्लाम 1400 साल पहले आया था तो मैं किस दौर में पैदा हुआ हूं। मेरी 6th क्लास की एक किताब थी जिसका नाम कॉन्सेप्ट्स था। एक दिन मेरे उस्ताद मुझे पढ़ा रहे होते हैं और इस किताब में एक चैप्टर होता है 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। पहला सबक होता है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। बादशाहों के बारे में जानने की जुस्तजू मुझ में शुरू से ही होती है। फिर मेरे उस्ताद मुझे फिरौन के बारे में बताते हैं। मैं अपने उस्ताद से ग्रेट का मतलब पूछता हूँ और कहता हूँ मुझसे पहले भी इस दुनिया में कोई था, लेकिन इस फिरौन ने तो हर चीज को कंट्रोल करके दावा किया था। 8वां सवाल, उस दिन मैंने सवाल किया, अगर ये इतने ग्रेट थे तो जमीन के अंदर क्यों चले जाते थे। फिर उस दिन मैंने कहा कोई है। फिर उसके बाद मेरे बचपन के खौफ को मेरे उस्ताद निकालते हैं और मुझे दुआएं सिखाते हैं। फिर मुझ में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में जाने का हौसला आता है। MQM का दौर होता है। मैं उर्दू की किताब में मदीने के अंसार और महाजिरीन के बारे में पढ़ रहा होता हूँ और कहता हूँ महाजिर उस वक्त भी थे और हम भी महाजिर हैं। नानी मुझे टोकती हैं और कहती हैं ये वो महाजिर नहीं है। फिर मुझे अंसार और महाजिरीन के बारे में बताती हैं। 9वां सवाल, उस वक्त मैंने सवाल किया मेरे दादा कौन से महाजिर थे और वो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए।
मेरी हाइट और उम्र क्लास के सबसे छोटे बच्चों में आती थी। मेरी बड़ी खाला बेहतरीन ट्यूशन देती थी और उनके पास मोहल्ले के और भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। वो मेरे सिलेबस की बेहतरीन तैयारी कराती हैं, लेकिन मैं फिर भी साइंस और मैथ्स में फेल होता हूँ। फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट वाले दिन जब मैं अम्मी और उस्ताद के साथ स्कूल जा रहा होता हूँ तो अल्लाह से दुआ कर रहा होता हूँ कि अल्लाह मुझे इस बार तमाम पेपर्स में कामयाब करवा दीजिए। जब मैं रिजल्ट रिसीव करने के लिए स्कूल के ग्राउंड में पहुंचता हूँ तो उस वक्त मेरे नाम और क्लास 6D की 3rd पोजीशन की अनाउंसमेंट हो रही होती है। मैं फिर स्टेज पे जाकर अपनी 3री पोजीशन की ट्रॉफी और रिजल्ट रिसीव करता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या नया कर दिया और मैं क्यों 3rd पोजीशन ले आया। अम्मी और उस्ताद बहुत खुश होते हैं और जब मैं घर आता हूँ तो सब खुश होते हैं। फिर मेरी बड़ी खाला की शादी हो जाती है और मैं 7th क्लास में आता हूँ। स्कूल में वैसे ही मेरी समझ में कुछ नहीं आता था और होमवर्क ना करने की वजह से टीचर्स भी मारते थे और छोटा होने की वजह से बच्चे भी मारते थे। 11 साल की उम्र और 7th क्लास में एक दिन होमवर्क ना करने की वजह से मैं स्कूल के बाहर ही डिसाइड करता हूँ कि मैं स्कूल बंक करूंगा। फिर मैं हफ्तों स्कूल जाने के बजाय सड़कों पर घूमता हूँ। एक दिन मैं पैदल चलते चलते एयरपोर्ट के पास कहीं दूर निकल जाता हूँ। उस उम्र में छोटे होने की वजह से आप हर किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करे। इस वजह से मैं कभी किसी से बात नहीं करता था। मुझे उस दिन एहसास होता है जैसे मैं गुम हो गया हूँ और मैं परेशानी की हालत में रोते हुए दुआ करता हूँ, अल्लाह अगर तू है तो मेरी मदद कर, मैं आइंदा नहीं करूँगा। बहुत घूमने के बाद मुझे 2 अपने साइज के और एक बड़ा बच्चा नजर आता है। मैं उनको कहता हूँ मैं खाला के घर जा रहा था, रास्ता भूल गया हूँ, तुम मुझे कायदे आजम के मजार की बस में बिठा दो। फिर मैं उनसे पानी मांगता हूँ और वो मुझे पानी पिलाते हैं। उसके बाद वो मुझे बहरान कोच में बिठा देते हैं। उस दिन मैं पहली बार अकेले बस में बैठता हूँ। उस बस के मिलने पे मुझे अजीब खुशी होती है और मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह है। मुझे पता होता है स्कूल वाले मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैं उस्ताद से कल स्कूल आने का कहता हूँ। अगले रोज स्कूल जाने पे टीचर मुझे क्लास से निकाल देते हैं और मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। प्रिंसिपल मुझे कहते हैं तुम कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लाओ वरना तुम स्कूल अटेंड नहीं कर सकते और आज तुम सारे दिन मेरे ऑफिस के बाहर यानी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहोगे। तकरीबन पूरा स्कूल मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखता है। फिर मेरे उस्ताद स्कूल आते हैं तो प्रिंसिपल उस वक्त कहीं स्कूल से बाहर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। प्रिंसिपल मेरे उस्ताद को स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से मिलने का कहते हैं। फिर मेरे उस्ताद मुझे एप्लीकेशन लिखवाते हैं और मैं वो एप्लीकेशन उस्ताद के साथ वाइस प्रिंसिपल को देता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया, वरना ये तो मुझे रेस्टिकेट करने के मूड में थे। जब एग्जाम्स के लिए मुझसे सिंधी की नज़म रटी नहीं जाती तो मैं कार्डबोर्ड पे सिंधी की पूरी नज़म चीटिंग के नियत से लिख लेता हूँ। उस्ताद की जब नजर पड़ती है तो वो मुझे कहते हैं तुम चीटिंग नहीं करोगे, तुम फेल हो या पास, तुम सब कुछ अपने दिमाग से करोगे। फिर उसके बाद मैंने कभी चीटिंग नहीं करी। स्कूल में ना पढ़ने के बावजूद मेरे उस्ताद मुझे कुछ किताबें दिलाते हैं और एक वर्ल्ड ग्लोब मैप दिलाते हैं। मैं उस वर्ल्ड ग्लोब मैप को घंटों देखता था। दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक और लैंग्वेजेस उस वक्त मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे फ्रांस का कैपिटल पेरिस है और वहां पर फ्रेंच बोली जाती है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है और वहां पर स्पेनिश बोली जाती है। सीरिया का कैपिटल डेमास्कस है और वहां पे अरबिक बोली जाती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे ये भी यकीन हो जाता है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये गोल है और इस दुनिया के अंदर भी 3 दुनियाएं हैं, यानी 3 वर्ल्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड
थर्ड वर्ल्ड, और मैंने तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड में आंख खोली है। मैं उस वक्त डिसाइड कर लेता हूं कि मैं भी पहली दुनिया यानी फर्स्ट वर्ल्ड देखूंगा। एक दिन जब मैं दादी के घर जाता हूं और दुनिया मेरे दिमाग में खुलती है तो मैं और दादी मुगल दौर के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं दादी को कहता हूं, दादी मुझे लगता है कि ये याजूज और माजूद अंग्रेज और चाइनीज कौमें हैं और ये अंग्रेजों ने ही मौलवियों की किताबों में लिख दिया है कि हम दीवार के पीछे बंद हैं। देखो ना दादी, जब ये अमेरिका कनाडा पहुंचे थे तो अंग्रेज वहां पहली बार पहुंचे थे। वहां पर तो पहले से ही लोग आबाद थे, तो वहां आबाद लोगों को इन्होंने रेड इंडियन कहा, जैसे इन्होंने यहां आकर हमें इंडियन कहा। दादी मेरी बात पे मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बाहर किसी से ये बातें मत कर देना, लोग तुझे पागल समझेंगे। फिर मुझे बताती हैं, ये हजरत नूह के पोतों के नाम है। तूफान नूह से पहले की दुनिया आज ही की दुनिया की तरह थी, मगर जब तूफान अजाब आया तो उस तूफान से इस दुनिया का 1 इंच भी नहीं बचा था। फिर सिर्फ वही लोग बचे थे जो हजरत नूह की कश्ती में थे। तूफान नूह के बाद ये कौमें यानी याजूज और माजूद कोहे काफ काले समंदर के पास जो मौजूदा रूस का इलाका है वहां आबाद हुए थे। मैं कमजोर था तो मोहल्ले के बच्चे मुझे आयोडीन बोलकर छेड़ते थे। मैं सबको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहता था तो लड़ता था और फिर पिटता भी था। जिसको मैं जानता भी नहीं होता था वो मुझे जानता था कि ये आयोडीन है। मुझे हैरत होती थी, मैंने तो इसकी शक्ल पहली बार देखी है, ये मुझे कैसे जानता है। स्कूल के अंदर मुझे लैंग्वेजेस, हिस्ट्री और मुताले पाकिस्तान के अलावा कुछ समझ नहीं आता था। मैं 13 साल का था। गली में क्रिकेट खेलते हुए बहुत शोर मचाता था। गली में एक बुजुर्ग जिनके घर के सामने हम क्रिकेट खेलते थे लाठी पकड़ के मस्जिद जाते थे। एक दिन उन बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने उनको जवाब दिया, उमैर। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, बेटा आपको उमैर का मतलब पता है? मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। उन्होंने फिर मुझे बताया, बेटा उमैर का मतलब होता है इंटेलिजेंट। बेटा आप इंटेलिजेंट हो। कुछ देर मुझे अच्छा लगता है। 10वां सवाल। फिर मैंने सवाल किया, मैं इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, हर चीज में फेल होता हूं, हर चीज में नाकाम होता हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। स्कूल में मैं वैसे ही मार खाता रहता था और ब्रेक टाइम के अंदर ग्राउंड में खेलने के बजाय छत पर जाकर टाइम गुजारता था और किसी को यह भी मालूम नहीं था कि स्कूल की छत पर भी जाने का एक रास्ता है। 9th क्लास में एक दिन मुझे केमिस्ट्री के टीचर टेस्ट ना याद होने की वजह से इतनी बुरी तरह मारते हैं कि मैं जमीन पे गिरा होता हूं और मेरी पूरी शर्ट पर उनके जूतों के निशान होते हैं। मेरी शर्ट फट जाती है। टेस्ट पूरी क्लास का होता है लेकिन पिटता सिर्फ मैं हूं। इस पीरियड के बाद मेरे 2 क्लास फेलोज मुझसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, हम बच गए, आज हमें भी कुछ नहीं आता था। उस दिन मैं स्कूल की छत पे बैठकर डिसाइड कर लेता हूं, इस स्कूल का कोई फायदा नहीं है, ना इनके पास मेरे सवालों के जवाब हैं। अब मुझे सिर्फ टाइम गुजारना है। मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, इसलिए मुझे सब मार लेते हैं। उस्ताद मुझे उस वक्त एक टीचर गुलाम अब्बास साहब के पास मैथ सीखने के लिए भेजते हैं, जो कि खासा महंगा ट्यूशन होता है। मैं स्कूल के बच्चों को अपने ट्यूशन के बारे में बताता हूं तो वो कहते हैं, तुम कोचिंग में ले लो, वो इससे कम पैसों में अच्छा तुम्हें पढ़ा देंगे। ये ट्यूशन तो बड़ों के लिए है। गुलाम अब्बास साहब के पास मैं कुछ महीनों जाता हूँ। एक दिन वो मुझे एक कैलकुलेटर यूज करता हुआ देखते हैं तो सवाल करते हैं, ये कैलकुलेटर किसका है? मैं जवाब देता हूँ, उस्ताद का। वो कहते हैं, उमैर तुम उस्ताद नहीं बन सकते, तुम नंबर्स में बहुत वीक हो। उसके बाद वो किताबें साइड पे रख के मुझसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। फिर वो मुझे कहते हैं, तुम अपने आप को डिस्कवर करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और अगर तुम मेरे पास आते हो तो अपना टाइम और उस्ताद के पैसे वेस्ट करोगे। गुलाम अब्बास साहब की एडवाइस का मुझ पर यह असर होता है
कि मैं अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करता हूँ। मैंने टीन एज में सारे दोस्त अपने से बड़े बनाए थे और स्कूल में बहुत ही कम दोस्त बनाए थे। मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल 286 से शुरू किया था, जो कि मेरे उस्ताद का कंप्यूटर था। मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब वेकेशंस हुई तो उस्ताद, जामी अंकल और कुछ और लोगों ने गुरु मंदिर पर एक शॉप ली जहां वो सब ऑरिकल सीखते थे। वहां मैंने सुना आने वाली इकोनॉमी डेटा है। मैं भी इंटरेस्ट लेकर सीखना शुरू कर देता हूँ। मैं मैट्रिक में C ग्रेड लेकर पास हुआ और मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में मेरे पासिंग मार्क्स थे। स्कूल शायर फैसल पे होने के बावजूद मेरा कॉलेज में एडमिशन कराची के दूसरे कोने नॉर्थ कराची में हुआ था। हालांकि उस वक्त नया कॉलेज सेलेक्टिंग सिस्टम आया था जिसके जरिए एडमिशन स्कूल के करीबी कॉलेज में होने थे। फिर मेरे उस्ताद की कनाडा की इमिग्रेशन हो जाती है और वो कनाडा चले जाते हैं। मैंने देखा फिर हर स्टूडेंट IT करना शुरू कर देता है। जामी अंकल कनाडा जाने से पहले मुझे एडवाइस करते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ते रहना, चाहे कुछ भी करो। उनको मेरा पता था लैंग्वेजेस का शौक मुझे शुरू से ही होता है। जब मुझे पता चलता है म्यूजिक भी एक लैंग्वेज है, फिर मैं हर किस्म का वेस्टर्न म्यूजिक सुनना शुरू करता हूँ और कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू करता हूँ। पाकिस्तान के सारे कॉन्सर्ट्स मैंने और मेरे दोस्तों ने दीवार कूद के देखे थे, क्योंकि टिकट खरीदने के जेब में पैसे नहीं होते थे। जब मैं 18 साल का हुआ तो खालिद मामू ने मुझे विजिट वीजे पे दुबई भेजा और दुनिया देखने का कहा। वहां भी मैं एक कॉन्सर्ट बगैर टिकट के अटेंड करता हूँ। अंदर जाने के बाद मेरी एक अरबी से लड़ाई हो जाती है। वो सादा कपड़ों में होता है। मुझे मालूम नहीं होता कि वो सिक्योरिटी वाला है। फिर वो 10 और सिक्योरिटी वालों को बुलाता है और मुझे शो से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं 2 महीने रहकर दुबई घूमकर वापस पाकिस्तान आ जाता हूँ। वापस आने के 2-4 दिन बाद मुझे एहसास होता है ये मैंने क्या कर दिया और मैं क्यों खुद से जॉब तलाश नहीं कर पाया। मैं कराची आने के बाद आर्ट्स काउंसिल में गिटार सीखने के लिए एडमिशन लेता हूँ। मैं अम्मी को कन्विंस कर लेता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नानी उस वक्त कनाडा में होती हैं। जब उनको पता चलता है तो वो अम्मी को कुछ बोलती हैं। अम्मी मुझे बोलती हैं नानी नाराज हो रही हैं और वो ये काम करने से मना कर रही हैं। मैं 1-2 दिन सोचने के बाद गिटार सीखना छोड़ देता हूँ, मगर म्यूजिक सुनता रहता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। पापा मुझे बोलते हैं मैंने अपनी कंपनी में तुम्हारी जॉब की बात करी है, तुम इंटरव्यू के लिए चले जाना। फिर मैं कस्टमर सर्विसेज की कॉलमेट कॉलिंग कार्ड की कंपनी में जॉब शुरू करता हूँ। उस वक्त मैं अपने पापा से एक चीज सीखता हूँ जो कि हमेशा मेरे काम आती है और मुझे वो वजह पता चलती है कि पापा अपनी पूरी जिंदगी एक मोटरसाइकिल पर क्यों गुजार रहे हैं। फिर जब मेरी पहली सैलरी आती है तो मैं अपनी जेब से अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदता हूँ। दूसरे दिन ही मैं कायदे आजम के मजार के सामने से नुमाइश से पैदल आ रहा होता हूँ। चढ़ाई वाली रोड पे एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के मेरे पीछे से करीब आकर रुकते हैं। उसमें पीछे वाला लड़का कहता है अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हाथ को पीछे मारकर भागना शुरू करता हूँ तो वो बाइक से उतरकर गालियां देते हुए गन लोड करता है और मोबाइल मांगता है। मुझसे मेरा मोबाइल छीन कर वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। नया नया मोबाइल का दौर होता है। जब मैं अपने दोस्त नोमी को बताता हूँ तो वो हैरत करता है कि उसने तुम्हारा मोबाइल ही मांगा, वॉलेट नहीं लेके गया। फिर तकरीबन 2.5-3 साल के बाद कॉलमेट कॉलिंग कार्ड की कंपनी बंद हो जाती है। तो एक दिन मैं अपने मोहसिन को फोन करता हूँ और बताता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, ना कुछ किया है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, आप मुझे यूके बुला लें। वो मुझे जवाब देते हैं कि देखो भाई, इस रिस्क का ताल्लुक इस पढ़ाई से नहीं है, इसका ताल्लुक नसीब से है। तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। मैं उनको कहता हूँ आप मुझे यूके बुला लें। फिर मैं यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए मेडिकल के लिए जाता हूँ। वहाँ रिपोर्ट्स में पता लगता है कि मुझे टीबी है और मैं 1 साल तक यूके का वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। मैं 3 दिन तक जॉब पे नहीं जाता।
तो मेरा बॉस फोन करके बोलता है अब जॉब पे आने की जरूरत नहीं। मैं बॉस से मिलने के लिए जाता हूँ तो वो हु आर यू बोल के मैनेजर सईद जमसा से बात करने का बोलकर कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर मैं मस्जिदों और मौलवियों में बैठना शुरू कर देता हूँ। 2-3 महीने के इलाज के बाद मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ताकत मुझ में पहले नहीं थी, वरना मैं क्या क्या कर चुका होता। मेरा वजन 61 केजी से 84 केजी तक बढ़ जाता है और मैं स्मोकिंग क्विट कर देता हूँ। मैं अपने मोहसिन को फोन करके कहता हूँ मैं यूके का वीजा अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई हो सकता है। मैं उनको बताता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त बाबर के साथ मिलकर सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर मैं अपने मोहसिन की मदद से सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करता हूँ। एक दिन मैं दादी के घर आया होता हूँ तो मैं असर की नमाज पढ़ने जाता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद वापस घर में दाखिल होता हूँ तो दादी अपने पलंग पर बहुत परेशानी की हालत में बैठी हुई होती हैं। इतना परेशान और फिक्रमंद मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा होता। दादी मुझ पे चीखना शुरू कर देती हैं, उमैर मौलवी मत बनना, मौलवी नहीं बनना है तूने। तू भी अगर मौलवी बन गया तो मेरे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। ये दुनिया कहती है तूने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे सब पता है तूने अब तक क्या पढ़ा है। तुझे याद है हमने तुझे एक रिसर्च पे भेजा था और रिसर्च के लिए सब कुछ करना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, सारे निशान पढ़ने पड़ते हैं। तूने आंखों से देखकर फैसले करने हैं। तुझे अपनी नानी के मुकाम का इल्म नहीं, वो बहुत बड़ी अल्लाह वाली हैं। फिर दादी बताती हैं सिर्फ अल्लाह को मान लेना काफी नहीं, अल्लाह को सब मानते हैं, शैतान भी अल्लाह को मानता है। फिर दादी बताती हैं नई नस्ल 2 काम करेगी, नबियों की तौहीन और ये कहेंगे मुर्दों की हमें कोई फिक्र नहीं। मैं दादी को कहता हूँ दादी ऐसा कैसे होगा और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दादी मुझे कहती हैं तू अपने उस्ताद से वो चीज बहुत पहले ही सीख चुका है, तेरे अलावा वो चीज ना तेरे उस्ताद में कोई देख सकता है ना सीख सकता है। तेरे उस्ताद का तुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। फिर दादी मुझे मेरी आने वाली जिंदगी फ्यूचर के बारे में बताते हुए कहती हैं तू मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ बैठेगा, तेरे आगे पीछे लड़कियां होंगी, शराब होगी। मेरी इजाजत है तू सब कुछ कर सकता है, ताकि इस दुनिया में अगर किसी मसले का हल शराब में है तो तुझे पता होना चाहिए। मैं अपने सवाल करता हूँ और दादी से कहता हूँ दादी मैं ये काम एक बार पहले भी कर चुका हूँ। दादी मुझे कहती हैं मुझे सब मालूम है तूने अब तक क्या किया है, मुझे ना बता तू। एक दफा करने से कुछ नहीं होता, तूने हर चीज की हद मालूम करनी है। फिर दादी मुझे कहती हैं तेरे उस्ताद से जो तूने सीखा है अगर वो तू दुनिया को सिखाना चाहता है तो उसके लिए तेरा एक ऐसा राज होगा जो कि दुनिया में किसी को नहीं पता होगा। फिर दादी मुझे मेरा राज बताती हैं और मैं जोरदार कहका लगा के हंसता हूँ और दादी को कहता हूँ अबे जाओ दादी तुम और तुम्हारी बातें, अब मेरे साथ ये होगा और ये भी होगा। दादी मुझे कहती हैं ये राज बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अब तू सिर्फ इसी राज की वजह से ही सीखेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये बुजुर्गों की बातें हैं। तेरा उस्ताद इस दौर का बहुत बड़ा मुसलमान है। दादी अपने दोनों हाथों में मेरा सीधा हाथ लेकर कहती हैं मेरी इजाजत है, तू जुआ खेलने के अलावा सब कुछ कर सकता है। फिर दादी मुझे कहती हैं देख ये इजाजत मेरी सिर्फ तेरे लिए है, ये बातें मेरे जाने के बाद दोबारा होंगी। ऐसा ना हो कि तेरी देखा देखी और कोई बच्चा ये काम शुरू कर दे। मैं दादी को कहता हूँ अगर मेरे साथ ये होगा और मैं ये करूंगा तो आपकी इजाजत की वजह से नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। फिर दादी मुझे कहती हैं जब तू ये सब कर लेगा तो तू इकबाल सीख लेगा। इकबाल किताबें रटने से नहीं आता, वो सीखना पड़ता है। फिर तू दुनिया के किसी कोने में भी हो तुझे सब कुछ छोड़कर घर आना होगा, क्योंकि तू सब कुछ कर चुका होगा बेटा। तुझे अपने घर छोड़ने की वजह मालूम हो जाएगी। हर चीज की कीमत होती है बेटा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फिर जो तूने किया हो उसकी कीमत तू जाने, क्योंकि तीसरी चीज शैतान होती है। फिर मैं दादी के पलंग पर उनके दोनों हाथों में अपना सीधा हाथ लेकर वादा करता हूँ कि मैं वापस घर आऊंगा और जो मैंने देखा है
और जो अब देखूंगा वो आपको बताऊंगा। दादी फिर मुझे कहती हैं, अगर तूने मेरी नस्ल की हिफाजत करनी है तो तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ये ज़हन में रख ले तू। और सब कुछ का मतलब सब कुछ है। अगर बात समझ में आती है तो ठीक, वरना तुझे सब कुछ करने की इजाजत है। दादी बार बार तेरी आजमाइश बोल बोल के याद करा रही होती हैं। तूने अपना मकसद नहीं भूलना, मकसद याद रखना है तूने। फिर कहती हैं, और देख जुआ मत खेलना, तुझे पहले ही अंजाम दिखा दिया जाएगा जब वो शख्स जुआ खेलते हुए पकड़ा जाएगा। एक हफ्ते तक मैं ये बातें सोचता हूँ, फिर कहता हूँ वैसे ही जॉब जाने के बाद कोई फोन नहीं उठा रहा, और दादी कहती है कि मैं मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ बैठूंगा। 6 महीने इंतजार करने के बाद मेरा सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हो जाता है और मैं ये बातें और वादे भूल जाता हूँ। पापा मुझे कहते हैं मैं दूध की दुकान करना चाहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह पाक इसी काम में बरकत देगा। शुरू करते हैं। फिर मैं पापा के साथ गुलशन के इलाके में किराए की दुकान पर दूध बेचना शुरू कर देता हूँ। 1 हफ्ते काम के बाद परफेक्ट दूध दही पैक करना आ जाता है। पापा और मैं गुलशन में किराए पर फ्लैट देखना शुरू कर देते हैं कि दुकान सेट करने के बाद हम किराए पर यही फ्लैट ले लेंगे और गुजारा हो जाएगा। 2 महीने के बाद मेरा वीजा कंसल्टेंट बोलता है, कॉलेज की फीस तो तुमने जमा करवाई हुई है, इसके रिफंड होने में वक्त लगेगा, तुम एक चांस और ले लो। मैं अपने मोहसिन से बात करने के बाद इस बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के वीजे की आखिरी कोशिश करता हूँ। मस्जिद के साथियों को फिक्र होती है, हम मेहनत करके लोगों को मस्जिद और नमाज की तरफ लाते हैं और दूसरी मस्जिद वाले अपने ख्यालात उनके दिमागों में डाल के अपनी मस्जिद ले जाते हैं। इशा की नमाज के बाद मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे एक नशिस्त रखी जाती है जिसमें मौलवी साहब ने कयामत तक का बयान करना होता है। बयान शुरू होता है, मौलवी साहब बता रहे होते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया। फिर ये ख्याल ना रहे कि जिब्राइल ने नहीं किया, मिकाइल ने नहीं किया, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस शैतान के, और वो जिन है। उसने तकब्बुर किया, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। फिर पूछते हैं हम उस वक्त कहाँ थे? फिर बताते हैं हम उस वक्त हजरत आदम की पुश्त से चिमटे हुए थे। बात आगे बढ़ती है, फिर याजूद माजूद का जिक्र होता है। मौलवी साहब बता रहे होते हैं कि याजूद माजूद आसमान पर तीर चलाएंगे और कहेंगे कि हमने अल्लाह को मार दिया, मगर अभी वो दीवार के पीछे बंद है। 11वां सवाल, मैं अपना सवाल करता हूँ, ये तो हो चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये याजूद माजूद कौन है? बात इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होती है। मौलवी साहब सबसे पूछते हैं हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फिर बताते हैं और सब एक जबान होकर बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब दूसरी मस्जिद वालों का जिक्र होता है तो एक साहब खड़े होके बोलते हैं मैं उस मस्जिद से हूं। फिर उन साहब की और मौलवी साहब की एक बहस शुरू होती है जो मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के सहन तक जारी रहती है। उन साहब की कुछ बातों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तो अल्लाह की जात पे रिसर्च हो रही है। फिर वो साहब कहते हैं मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। कुछ और लोग भी जवाब देते हैं हम भी इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब आप मौलवियों में बैठते हैं आपके अंदर ऑटोमेटिक एक चीज आ जाती है, जैसे सिर्फ आपको ही दीन का मालूम है। तो मैं अपने दोस्त अतीक और कुछ और दोस्तों के साथ रात में बैठता था और हमारी भी बहस होती थी। एक शाम में अतीक के हाथ में 2 किताबें देखता हूँ तो मैं उससे वो किताबें कुछ वक्त के लिए मांगता हूँ। उसमें से एक किताब होती है इमाम गजाली की इहयाउल उलूम। वो खोलता हूँ, पहला पेज देखता हूँ, लेकिन मैं वो किताब नहीं पढ़ता। दूसरी किताब को 10 से 15 मिनट के लिए पढ़ता हूँ और मैं उस किताब में एक कंपैरिजन, एक मुकाबला देखता हूँ जो कि मुझे पहले कहीं देखा देखा लगता है। मैं वो किताब साइड में रखता हूँ और फिर सोच में पड़ जाता हूँ हमारा मसला तो जन्नत से लेके आज तक शैतान के साथ है, ये क्या हो रहा है? फिर मैं वो दोनों किताबें साथ लेकर मौलवी साहब के पास जाता हूँ।
मौलवी साहब कह रहे होते हैं, उनको ऐसे जवाब दे दिया करें कि तौबा कर ली होगी उन्होंने, यानी उन बातों को लिखने वालों ने। मौलवी साहब शायद मेरा मसला समझ नहीं रहे होते कि मैं क्यों किसी के अल्फाजों का बोझ अपनी पुश्त पे डालूं। मैं तो सिर्फ अपने अल्फाजों का जवाब दे हूं। मैं अपने आखिरी सवाल की जानिब पहुंचता हूं और मौलवी साहब से पूछता हूं, नबी को ज्यादा इल्म होता है या शैतान को? मौलवी साहब जवाब देते हैं शैतान को, और फिर उस पे अपनी दलील देते हैं। फिर मैं मौलवी साहब को बोलता हूं, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किए हुए, मेरा वीजा नहीं आ रहा, आप कोई वजीफा बता दें। मौलवी साहब फिर मुझे एक आयत 313 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद 40 दिन तक पढ़ने का बोलते हैं। मैं वो वजीफा पढ़ता हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एक सुबह मेरे कंसल्टेंट का फोन आता है कि तुम्हारा वीजा आ गया है। मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे तकरीबन 13 महीने का वीजा मिल जाता है। जाने से पहले मैं सबको सुनता हूँ। उस रात मौलवी साहब की नशिस्त में एक बुजुर्ग भी थे। मैं जब भी उनको देखता था सलाम करता था। मैं उनको भी बताता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग मुझे एक कीमती दुआ बताते हैं, और जब जहाज उस मुल्क के एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा हो तो वो दुआ करने का कहते हैं। मुझसे घर के सामने वाले अशफाक भाई पूछते हैं, कितने अरसे का वीजा मिला है? मैं बताता हूँ 1 साल का। वो कहते हैं, उमर, जिंदगी में कुछ चांस एक बार ही मिलते हैं। तुम पहले भी दुबई जाके वापस आ चुके हो, ये बात याद रखना। जुलाई 2010 दूसरा हफ्ता, मैं थाई एयरवेज की फ्लाइट से मेलबर्न रवाना होता हूँ। पहला स्टे बैंकॉक में मुकम्मल करने के बाद मैं 10 घंटे की मेलबर्न की फ्लाइट लेता हूँ। जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है उसके कुछ वक्त बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं एक ख्वाब देखता हूँ। मैं अपने आप को प्लेन में अकेला देखता हूँ। फिर मुझे महसूस होता है मेरे हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फिर मैं देखता हूँ तेज हवा के साथ चारों तरफ आग है। फिर वो आग मेरे जिस्म में घुसती है और मैं चौंक के उठता हूँ। मैं लैंडिंग का टाइम चेक करता हूँ, 9 घंटे बाकी होते हैं। मैं अपने सवाल करता हूँ, आने वाली दुनिया में मैंने सिर्फ एक इंसान की शक्ल देखी है। मैं उस फ्लाइट में ऑरेंज जूस पीने के अलावा कुछ नहीं खाता और मुसलसल मौलवी साहब की बताई हुई आयत पढ़ता रहता हूँ। पहले और बाद में सफर करने के बावजूद वो मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन फ्लाइट बन जाती है। मेरा जहाज मेलबर्न एयरपोर्ट पे लैंड होता है और जहाज लैंड होते वक्त मैं बुजुर्ग की बताई हुई दुआ पढ़ता हूँ। एक इंसान जिसकी मैंने शक्ल देखी होती है वो मुझसे 6 महीने पहले उस शहर में आया होता है। वो 2 लड़कों के साथ मुझे रिसीव करता है। उनमें से एक लड़का माजिद जो वहां 3 साल से होता है मुझे कहता है, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। वो दरख्त देख रहे हो पार्किंग में, इस पे डॉलर लगे हुए हैं, तोड़ना शुरू हो जाओ। 3 महीने में 3 मुख्तलिफ लोकेशन पे मूव करने के बाद मुझे मेरे कॉलेज के दोस्त फर्रुख के जरिए एक लेट सेफ नाम के कन्वीनियंस स्टोर पे मेलबर्न में जॉब मिल जाती है। कन्वीनियंस स्टोर के ओनर कहते हैं, यहाँ से 85 किलोमीटर दूर एक शहर जिसका नाम जिलोंग है, मैं वहां एक स्टोर खोल रहा हूँ, क्या तुम वहां काम करोगे? मुझे हर कोई उस शहर में जाने से मना करता है। इतनी दूर कहाँ जाओगे, सब कुछ मेलबर्न में है, वहां कुछ नहीं है। एक रात सोच के दूसरे दिन मैं अपना सामान उठाकर उस शहर जिलोंग में पहुंचता हूँ, जिस शहर की सबसे बड़ी फिशिंग कंपनी के मालिक की बेटी से मेरी शादी होनी होती है। मैं कॉलेज जाता हूँ, वहां बोर्ड पे वर्ल्ड मैप पेस्ट हुआ होता है। मेरा साउथ अमेरिकन क्लासमेट जो चिली से होता है, क्लॉडियो, मैप देख के मुझे कहता है, इधर भी मैप गलत, ये नॉर्थ अमेरिका नीचे है और साउथ अमेरिका ऊपर है। 12वां सवाल, मैं अपना सवाल करता हूँ, अगर ये दुनिया गोल है तो स्कूल में हमें ये फ्लैट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्लास में एक इकबाल नामी पाकिस्तानी असाइलम सीकर टीचर जिसका नाम पीटर हॉर्नहार्ट होता है
डेमोक्रेसी के फवायद और खूबसूरती पे डिस्कशन कर रहा होता है। मैं पीटर से सवाल करता हूँ, हिलरी क्लिंटन और ओबामा प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर इलेक्शन जीतने के बाद ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को फॉरेन मिनिस्टर क्यों रख लिया? पीटर मेरे सवाल पे थोड़ा चौंकता है और इकबाल को जवाब देने का कहता है। फिर जब इकबाल वही असैलम सीकर के सिलेबस वाला रटा रटाया जवाब दे रहा होता है तो पीटर उसको रोकता है और मुझे बताता है, डेमोक्रेसी जब तरक्की के उरूज पे पहुंच जाती है तो सब कुछ एक हो जाता है। क्लास के बाद मैं पीटर से पूछता हूँ, तुम 60 साल के तो हो गए, तुमने अभी स्काई डाइव की? मैंने तुम्हारी फेसबुक पे तस्वीर देखी थी। वो मुझे कहता है, तुम भी करो, तुम सब कुछ भूल जाओगे। स्टोर के मालिक ने मुझे और मैनेजर को स्टोर के पीछे रहने की इजाजत दी होती है। एक दिन स्टोर के मैनेजर ने मुझसे $1000 उधार मांगे और अगली तनख्वाह में लौटाने का कहा। मैंने सोचा ये मैनेजर है और रहना भी इसी के साथ है तो दे दो। वो मेरे और एक और बंदे के अलावा दुकान की 1 महीने की सेल पर स्कूल की फीस भरने के लिए जुआ खेलता है और हार जाता है। खैर, उसकी फिर ऑस्ट्रेलिया और शॉप से भी छुट्टी होती है। शॉप के मालिक के डंडे के बाद उसके घर वाले सारे पैसे वापस करते हैं। मैं जुलोंग शहर के बिल्कुल सेंटर में रहता था। लेफ्ट साइड पे 400 मीटर के बाद बीच, होटल्स और नाइट क्लब्स होते हैं और सामने शॉपिंग सेंटर्स। सुबह 10 बजे के करीब एक म्यूजिशियन साउंड ऑफ साइलेंस सॉन्ग फ्लूट पे बजा रहा होता है। सनलाइट पड़ रही होती है और मैं कहता हूँ, क्या शहर है। फिर उस जुआ खेलने वाले मैनेजर की जगह मेरा एक अजीज दोस्त आता है और वो शॉप ओनर्स को भी जानता होता है। 7 महीने गुजरने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से कनाडा क्यों ना निकल जाऊं। मैं उस्ताद से दरखास्त करके कनाडा का वीजा अप्लाई करता हूँ। 2 महीने इंतजार के बाद वो भी रिफ्यूज हो जाता है। हमारी शॉप के बराबर में एक नाइट क्लब खुलता है। ओनर खुश होता है कि सेल बढ़ेगी। वैसे भी जिलोंग के वीकेंड्स बहुत डिफरेंट थे। क्लब का ओनर मेरी तरफ इशारा करके बोलता है, तुम्हारे लिए फ्री ड्रिंक्स और फ्री एंट्री है। और फीमेल सिक्योरिटी गार्ड जो पहले ही हमसे सिगरेट लेती थी उसको बताता है कि इसके लिए फ्री एंट्री है। लेकिन मैं फिर भी नाइट क्लब नहीं जाता। मैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिन्यू करने के लिए रनिंग फाइनेंस के लिए पैसे भेजता हूँ जो अम्मी पापा से गन पॉइंट पे नाजबाबाद के इलाके में छीन लिए जाते हैं। इसी दौरान मैं सिक्योरिटी का कोर्स भी करता हूँ और पैसे दोबारा भेजकर वीजा रिन्यू करवाता हूँ और मुझे 2 साल का वीजा मिल जाता है। मैं कनाडा के वर्क वीजे के लिए दुबई में एक बंदे को $2000 देता हूँ जो कि कभी प्रोसेस ही नहीं होता। फिर मैं सोचता हूँ शायद यही जगह है। एक दिन मेरा अजीज दोस्त मुझे कहता है, ये लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, तुमसे शादी कर लेगी। मैं अपने अजीज दोस्त को जवाब देता हूँ, मैं शादी करने नहीं आया, मैंने नेशनलिटी अपने बलबूते पे लेनी है। वो कहता है, तुमने कौन सा हमेशा के लिए शादी करनी है, 2 साल की तो बात है। फिर वो कहाँ तुम कहाँ, नेशनैलिटी है तो सब कुछ है। पाकिस्तान का तो तुमको मालूम है। मैं सिक्योरिटी की जॉब के लिए इंटरव्यू देता हूँ और वॉन पॉन्ड शॉपिंग सेंटर में मुझे जॉब मिलती है। लेकिन मेरे बॉस की एक शर्त होती है, इस शॉपिंग सेंटर में तुम्हें जॉब के लिए वीकेंड पर जिलोंग के एक वेन्यू स्पिंग्स में काम करना होगा। स्पिंग्स में मुझे जुम्मे और हफ्ते की रात 5-5 घंटे के लिए बाउंसर की शिफ्ट करनी थी। मेरी पहली शिफ्ट होती है। मैनेजर मुझसे पूछती है, पहले कहाँ काम करते थे? मैं उसको जवाब देता हूँ, ये मेरी पहली सिक्योरिटी की शिफ्ट है। वो बॉस का नाम एंजेलो बोल के सर हिलाती हुई आगे बढ़ जाती है। स्पिंग्स एक बदनाम वेन्यू था और शहर के वो लोग जिनकी हर वेन्यू पर एंट्री बैन होती थी वो वहां आते थे और क्राउड मोस्टली 30+ हुआ करता था। सागर एक बहुत ही मुखलिस इंसान और मेरा राजदार होता है। मेरी उससे मुलाकात स्पिंग्स में हुई थी। सागर और मैंने एंजेलो के साथ एक साथ काम शुरू किया था। एक दिन स्पिंग्स में मैं एक शख्स की एंट्री रिफ्यूज करता हूँ तो वो शख्स पोकीज की एंट्रेंस से घुसकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है। कैरियोके नाइट होती है। एक लड़की स्टेज पे गाना गा रही होती है। डांस फ्लोर के बीच में उड़कर एक कुर्सी आती है और म्यूजिक रुकता है। सागर गंजा रहता है।
वो शख्स सागर के सर पर दोनों हाथों से पकड़कर काट रहा होता है। फिर कोई 10 लोग उसे पकड़कर वेन्यू से बाहर निकालते हैं। स्पिंक्स एक लेबनीज फैमिली ओन करती है। वो शख्स ओनर के मुंह पे थूकता है और कहता है, गो बैक टू अफ्रीका वेयर यू केम फ्रॉम। 13वां सवाल, मैंने सवाल किया, इस फैमिली ने तो 3 जनरेशन इस वेन्यू को दे दी, फिर भी ये उनको अफ्रीका जाने का क्यों बोल रहा है? स्पिंक्स ने मुझे बोहेमियन रैप्सोडी सिखाया, जो कि एक ब्रिटिश बैंड क्वीन, जिसको फ्रेडी मर्करी लीड करता था, उनका गाना है। और ये सिर्फ एक गाना ही नहीं बल्कि पहली दुनिया का कल्चर है। फ्रेडी मर्करी आज की सिविलाइजेशन की लेजेंड में से है और वो एक इमिग्रेंट की औलाद है। हालांकि बोहेमियन रैप्सोडी मैंने पाकिस्तान में सुना होता है, लेकिन मुझे स्पिंक्स में एहसास होता है इनके लेवल पे आए बगैर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आएगा। हर फ्राइडे जब भी कैरियोके नाइट होती थी तो उसकी एंडिंग बोहेमियन रैप्सोडी पे ही होती थी। मैं देखता हर कोई एक आवाज होके पूरा गाना गाता, और जब गाना ओपरा से रॉक पार्ट की तरफ बढ़ रहा होता और लिरिक्स होते, बिस्मिल्लाह, वी विल नॉट लेट यू गो, लेट मी गो, बेएल्ज़ेबब हैज अ डेविल पुट असाइड फॉर मी। और फिर उसका रॉक पार्ट शुरू होता। मैं देखता लोग पागलों की तरह झूम रहे होते और गा रहे होते। फिर एक रात मैं स्पिंक्स से बोहेमियन रैप्सोडी गुनगुनाता हुआ निकलता हूँ। फिर मेरे अजीज दोस्त की भी शादी हो जाती है और वो मसरूफ हो जाता है। फिर मैं अपने सारे सवाल दोबारा करता हूँ, मैं कौन हूँ? सुपरमार्केट में जो कुछ बिकता है खाना शुरू करता हूँ, लिकर स्टोर पे जो कुछ है पीना शुरू करता हूँ। हर वीकेंड स्पिंक्स में लड़ाई होती थी। कभी ग्लास उड़ते हुए एक दूसरे पे मारे जाते, कभी कोई ग्रुप स्टील चेन हाथ में लेके सिक्योरिटी पे हमला करता। 3 महीने बर्दाश्त करने के बाद सागर और मैं फाइनली इस ग्रीक बॉस को बोलते हैं, तुमने अगर शॉपिंग सेंटर में जॉब देनी है तो दो, वरना हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। वो हमारी बात मान लेता है और फिर मैं शॉपिंग सेंटर में ही जॉब जारी रखता हूँ। 2 साल बाद जब मैं दोबारा वीजा अप्लाई करने के लिए जाता हूँ, कोर्स मुकम्मल होने के बावजूद फिर इसमें रुकावट आती है और $10,000 एक इंडियन को देने के बाद मसला हल होता है। फिर मैं सोचता हूँ दौर तो आईटी का ही है। फिर मैं बैचलर्स डिग्री की फीस जमा करवा कर आईटी में एडमिशन ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा एक मुखलिस भाई जो कि मुझे जिलोंग में ही मिलता है, उसके साथ मिलकर घर लेता हूँ। जिलोंग शहर में एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम डीकन यूनिवर्सिटी है। उस ग्रुप में पाकिस्तानी, सऊदी, लेबनानी, बांग्लादेशी, साउथ अमेरिकन, मलेशियन सब होते हैं। इलेक्शन का वीकेंड होता है। शॉपिंग सेंटर में इलेक्शन कैंपेन पर पाबंदी होती है। मैं और धामी जो एक सरदार होता है सिक्योरिटी शिफ्ट पे होते हैं। मैं वीकेंड पे सुपरवाइजर होता हूँ। मुझे सैरा हेंडरसन जो कि लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, और उसको पहले भी मैं शॉपिंग सेंटर के हुदूद में इलेक्शन कैंपेन करने पर स्काउट आउट कर चुका होता हूँ। उसके साथ मुझे एक और लेडी, मीडिया और सिक्योरिटी के लोग नजर आते हैं। मैं उनको अप्रोच करता हूँ और इन्फॉर्म करता हूँ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं, तुमको शॉपिंग सेंटर के प्रीमिसेस से बाहर जाना होगा। फिर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर मुझे अप्रोच करता है और वो मुझे अपना बैज दिखाता है। फिर कहता है तुम बीच में इन्वॉल्व ना हो, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं उस पुलिस ऑफिसर को जवाब देता हूँ, मुझे मालूम है मेरा काम क्या है, तुम ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। मैं कॉल करके अपने बॉस एंजेलो को बुलाता हूँ। मीनवाइल उनको हम स्कॉट आउट कर देते हैं। दूसरे दिन मुझे अखबार देखने पे पता चलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जूली बिशप थी। 14वां सवाल, मैं सवाल करता हूँ क्या ये मैं अपनी दुनिया यानी पाकिस्तान में कर सकता था? जो मेरे साथ वॉन पॉइंट शॉपिंग सेंटर में काम करता था वो मुझे और सागर को अपनी बैचलर्स पार्टी में इनवाइट करता है, और बैचलर पार्टी के अगले रोज जो की शादी होती है, हम जिलोंग के एक पब मैक्स में शाम 3 बजे मिलते हैं, जहां जो के मेहमान और कुछ फैमिली के लोग भी होते हैं। जो मुझे बताता है उसने मेलबर्न के 4 वेन्यूज बुक किए हैं और ये स्पेशल पार्टी बस है।
और ये इस बस की पहली पार्टी है। शाम जो 3 बजे शुरू होती है, मेलबर्न से वापस आते हुए तकरीबन रात 1 बजे के करीब स्टीव, जो बैट्समैन होता है, बस में किसी से लड़ रहा होता है। उसके बाद वो मेरे बराबर में आके बैठता है और मुझे जिंदगी के बारे में कुछ बताता है। उसके बाद स्टीव बस रुकवाता है। सामने वाले रोड को क्रॉस कर रहा होता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड होती है। सामने से गाड़ी उसको हिट करती है और स्टीव उसी वक्त मर जाता है। मैं देखता हूँ जो अपने दोस्त की मौत पे पुलिस की गाड़ी पे लाते मार रहा होता है और जो के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर पुलिस वाले जो को स्टेशन ले जाते हैं। उसके बाद मैं वापस शीशा आता हूँ, जो कि मेरे हाउसमेट लबीब, जो बांग्लादेशी पॉलिटिशियन का बेटा है, उसका होता है। म्यूजिक चल रहा होता है। ईट स्लीप रेव रिपीट, ईट स्लीप रेव रिपीट, ईट स्लीप रेव रिपीट। काउंटर पे लोग खड़े नाच रहे होते हैं। लबीब पास आउट होके दीवार के साथ पड़ा होता है। कस्टमर्स सेल्फ सर्व कर रहे होते हैं। वहां एक कराची का लड़का जो खुद को अबू धाबी का साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, फहद, बैठा शीशा पी रहा होता है। मैं फहद को बताता हूँ कि कैसी नाइट जा रही थी और मौत हो गई। वो मुझे जवाब देता है, कुछ चीजें तुम्हें दिखाने के लिए होती हैं। मैं कहता हूँ ये बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी रात के 2 बजे हैं और होम हाउस सुबह 6 बजे बंद होगा। इट्स स्टिल टाइम टू ड्रिंक, अभी भी पीने का वक्त है। और मैं सारी रात होम हाउस में नाचता रहता हूँ। जो अगले रोज शादी करता है, मगर वो पार्टी बस और बिजनेस की आखिरी पार्टी साबित होती है, क्योंकि गलती ड्राइवर की साबित होती है। उसको बस रोकनी नहीं चाहिए थी। ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट 3 मैंने किया होता है। मुझे अपने मुखलिस भाई के जरिए एक स्पॉन्सर मिलता है। मैं ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट 4 में एडमिशन लेकर कोर्स मुकम्मल करता हूँ और एक्सपीरियंस के लिए $5000 देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और कोर्स मुकम्मल हो जाता है। जिस दिन मैं अपना सर्टिफिकेट लेने जा रहा होता हूँ, उस दिन मुझे कोर्स तब्दील करने पे वीजा कैंसिलेशन की ईमेल आती है। फिर मैं कहता हूँ देखते हैं कौन निकालता है यहाँ से। फिर मैं हर जगह जाता हूँ, म्यूजिक फेस्टिवल से लेके म्यूजियम्स तक, फाइन डाइन से लेके कौन सी ड्रिंक किस ओकेजन पे इस्तेमाल होती है और तोहफे दी जाती है। रेव कैसे होता है, मॉशपिट, जो कि मुझे पता होता है, अब करता हूँ। एक दिन मैं होम हाउस की एंट्री की लाइन में लगा होता हूँ। वही फीमेल सिक्योरिटी गार्ड जिसने मुझे शॉप के बराबर वाले क्लब में फ्री एंट्री की ऑफर दी होती है, कहती है एवरी वीकेंड यू हैव टर्न इनटू अ पार्टी एनिमल नाउ। मैं उसको जवाब देता हूँ दैट्स हाउ आई एम, मैं इसी तरह हूँ। फिर एक रात मुझे होम हाउस में एक लड़की मिलती है। मैं उसके साथ स्मोकिंग एरिया में जाता हूँ। मैं मुसलसल उसको कह रहा होता हूँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता। वो कह रही होती है लेट्स हैव अ ड्रैग, लेट्स हैव अ ड्रैग। और उसके बाद मेरी स्मोकिंग दोबारा शुरू हो जाती है और मैं फिर गायब होना भी शुरू कर देता हूँ। पहली दुनिया की शक्ल देखने के लिए आपको स्काई डाइविंग करनी पड़ती है, जो फिर मैंने की। पीटर ने हालांकि कहा था कि तुम भी करो, तुम सब कुछ भूल जाओगे, मगर मैं फिर भी नहीं भूला। सब कुछ कंट्रोल करने की बचपन की आदत की वजह से मेरी होम हाउस में लड़ाई होती है। सिक्योरिटी मुझे इमरजेंसी डोर से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से मैं क्लब से बाहर निकाला जाता हूँ। वो मुझे बाहर खड़ा नजर आता है। मैं उसको मुक्का मारता हूँ। मेरे और उसके पंचेस चल रहे होते हैं कि सिक्योरिटी मुझे नीचे गिराती है। मेरा फेस जमीन पे होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं। मेरी नाक के पास पेपर स्प्रे होता है। आमिर, जो उस रात मेरे साथ होता है, मुझसे 9 साल छोटा होता है। वो मुझे कहता है उमर क्या कर रहा है, पुलिस आ गई है। पुलिस वाले मुझे गाड़ी में डालकर स्टेशन ले जाते हैं और बोलते हैं अब तू सारी रात लॉकअप में रहेगा, सुबह छोड़ेंगे। हर आधे घंटे बाद मैं दरवाजा बचाकर पुलिस वालों को बैठने नहीं देता। एक और इंसान लॉकअप में सो रहा होता है। टाइम मुकम्मल होता है। मुझे $1100 का जुर्माना होता है। मैं टैक्सी में सुबह 7 बजे के करीब घर जा रहा होता हूँ। कहता हूँ
हर चीज की हद होती है उमर। मेरी बीवी एक बहुत डिफरेंट लड़की थी। वो मेरे साथ वन पॉइंट शॉपिंग सेंटर में काम करती थी और मुझसे मिलने से पहले से वो पोर्क बेकन नहीं खाती थी। जिस दिन मैं उससे शादी करना चाहता था उस दिन वो इनकार कर देती है। एक दिन वो कॉल करके मुझे शादी करने का कहती है। मैं उससे पूछता हूँ अब तुम क्यों शादी करना चाहती हो? वो कहती है मेरी माँ कहती है कि हम दोनों डिफरेंट दुनियाओं से हैं, लेकिन तुम्हारी माँ भी जिस एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी उसने कहा था हमारी शादी होगी, और मेरी माँ भी जिसके पास गई थी उसने कहा था हमारी शादी होगी। मुझे ऐसा लगता है तुम मेरा अक्स हो। मैं कुछ देखना चाहती हूँ। मैं रात में अपने मुखलिस भाई और लबीब को बोलता हूँ कल मेरा जिलोंग मस्जिद में 27 जून 2015 निकाह है और तुम दोनों गवाह हो। हम निकाह के बाद वापस आके 11 बजे जॉब पे होते हैं। मैं सागर के अलावा किसी को नहीं बताता कि हमने शादी कर ली और वो अपनी माँ को बताती है। वीजा अपील के इंतजार का वक्त तकरीबन 2 साल होता है, मगर मेरी कॉल सिर्फ 6 महीने में आ जाती है और अपील रिफ्यूज हो जाती है। मुझे मेरा मुखलिस भाई एक वकील का बताता है। वहां मुझे मालूम होता है कि 6 महीने से मेरे पास वीजा नहीं। मैं इमिग्रेशन ऑफिस जाता हूँ। वो मुझे 2 हफ्ते के अंदर वापसी का टिकट दिखाने का वक्त देते हैं और 1 महीने के अंदर मुल्क छोड़ने का कहते हैं। 31 दिसंबर 2015 की शाम हम कागजात जमा कराते हैं और न्यू ईयर नाइट हम क्राउन कैसीनो में गुजारते हैं। मेरी बीवी मुझे डैड और स्टेप मदर से मिलने का बताती है और कहती है तुमने डैड का नाम लेना है और हाथ मिलाते वक्त नाम लेना है। डैड और स्टेप मदर खुश होते हैं और हमें घर पे आने की दावत देते हैं। फिर मैं डैड, स्टेप मदर और बाकी घर वालों से मिलने के लिए उनके घर जाता हूँ। मेरी बीवी मुझे वो जगह दिखाती है जहां उसका बचपन गुजरा। मेरी वीजा एप्लीकेशन फिर रिफ्यूज होती है। वकील मुझे बताता है अब फिर से ट्राइब्यूनल में जाना होगा और घर वालों के साथ रुकने के लिए कंपेलिंग रीजन देने होंगे। मेरा अजीज दोस्त मुझे मिलता है, कहता है तुमने बेहतरीन फैसला किया है। अब तो तुम्हारे लिए कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान का हाल तो तुमको पता है। अब देखना तुम्हारी लाइफ कैसे सेट होगी। वो मुझे अपना पासपोर्ट दिखाता है। फिर हम उसके घर जाते हैं जो कि उसने कुछ अरसे पहले लिया होता है, जिसमें एक स्विमिंग पूल होता है। बाहर उसकी पराडो और एक और गाड़ी खड़ी होती है। मैं उसको कहता हूँ हम 10 दिनों के लिए क्रूजिंग पर जा रहे हैं समंदरों में सिडनी पोर्ट से। फिर वो भी हमारे साथ जाने की ख्वाहिश करते हैं। वहां मैं मोटन आइलैंड नामी एक जजीरे पे पहुंचता हूँ जिसकी टोटल आबादी 80 लोगों पे मुश्तमिल होती है। मैं अंडर वाटर स्नोकलिंग करता हूँ। समंदर के अंदर इतने रंग देख के मुझे सब कुछ रियल लगता है और मैं कहता हूँ यही मेरी दुनिया है। जैसा कि मेरी दुनिया के लोग पहली दुनिया को ईसाई समझते हैं और समझते हैं कि जैसे कि ये साइंस की तरक्की देखकर मजहब से दूर हुए हैं, मैं भी ईसाई समझकर अपनी बीवी को हजरत ईसा के हवाले से इस्लाम का बता रहा होता हूँ। जैसे हजरत ईसा आपकी जबान में जीसस हैं, हजरत नोआ हैं, हजरत यूसुफ जोसेफ, इस तरह से नबियों के बारे में बता रहा होता हूँ। वो जवाब देती है मेरी दादी ग्रैंडमदर ईसाई थी। वो इस मुल्क ग्रैंडफादर के साथ दूसरी जंग अजीम के बाद माइग्रेट करके आई थी। ये मजहब हमारे लिए मैटर नहीं करता। गॉड है या नहीं हमें नहीं पता, और है तो नजर क्यों नहीं आता। ये जरूर है बहुत सी कुदरती ताकतों को कोई कंट्रोल करता है। वो 2 क्यों नहीं हो सकते और गॉडेस क्यों नहीं। जिस दिन हम गॉड को देख लेंगे हम मान लेंगे। मैं सवाल करता हूँ फिर तुम यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? वो जवाब देती है ब्रिटेन यानी बरतानिया में। मैं पूछता हूँ फिर तुम बरतानिया से पहले कहाँ रहते थे? वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं माँ से पूछ के बताऊंगी। माँ घर पे आती हैं तो मेरी बीवी पूछती है माँ उमर पूछ रहा था हम बरतानिया से पहले कहाँ रहते थे? वो जवाब देती हैं हम 1200 साल पहले ब्लैक सी के पास रहते थे। और मुझसे पूछती हैं तुमको मालूम है ब्लैक सी और कैस्पियन सी कहाँ है? मैं जवाब देता हूँ जी मुझे मालूम है। मुझे उस दिन हैरत होती है इनको तो मालूम है ये कौन है।
मैं लैंग्वेज सीख रहा होता हूँ। कभी मैं पूछता हूँ ये हेलो का मतलब क्या है और ये हाय का मतलब क्या है। कभी मैं सोचता हूँ ये ओके का मतलब क्या है। ये ओ के दो वर्ड्स हैं। मेरी बीवी की सबसे अच्छी आदत ये थी, जब मैं प्रॉफिट मोहम्मद कहता और दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाता, वो सामने से टोकती थी और कहती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसको ताजदारे हरम बहुत पसंद था। मैं देखता था जब वो जॉब से वापस आती तो उसकी गाड़ी में ताजदारे हरम प्ले होता और उसके अलावा अहमद जानजेब और शफकत अमानत अली का अल्लाह अकबर सॉन्ग। उसमें जब वो शेर आता, नूह की कश्ती को देखता हूँ हौजे निदामत में डूबा हुआ हूँ, मैं देखता इस शेर पे उसकी आंखों से आंसू जारी होते। मैं ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से उनके घर जाकर मिलता हूँ। डैड, स्टेप मदर और बाकी रिश्तेदार हमारे घर पे दावत पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया डे, क्वींस बर्थडे, ईस्टर, एंजैक डे देखकर क्रिसमस देखता हूँ। डैड और स्टेप मदर के घर सुबह में पूरी फैमिली जमा होती है। बारबेक्यू हम माँ के घर ब्रदर इन लॉ के साथ करते हैं। मेरी बीवी तो पहले से पोर्क नहीं खाती थी। माँ मेरी वजह से पोर्क की कोई डिश नहीं बनाती। स्टेप मदर की माँ जो कि 83 बरस की होती हैं और वो मुझसे पहली बार मिल रही होती हैं, उन समेत सब लोग मुझे गिफ्ट्स देते हैं। मैं सबको सुन रहा होता हूँ और टेंसेस में जी रहा होता हूँ। मेरे इंटरव्यू की कॉल आती है। मेरी बीवी और मैं वकील के साथ ट्राइब्यूनल जाते हैं। मेंबर पहले दिन से मेरी हिस्ट्री खोल के बैठी हुई होती है। 20 मिनट में वो मुझे एक पर्चा पकड़ा के भगा देती है और दूसरे इंटरव्यू में मुझे पर्चे पे लिखे सारे सवालात का जवाब देना होता है, जिसमें मुझे $1100 वाले फाइन से लेकर वर्क राइट ना होने के बावजूद जॉब करने तक के सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। 18 जून 2017 को हम पाकिस्तान इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देखते हैं और सुबह 4 बजे सोते हैं। इंटरव्यू का वक्त 10 बजे होता है। हमारी आंख 9 बजे खुलती है। जिलोंग से मेलबर्न का सफर पहले ही 90 मिनट का होता है। मैं वकील को फोन करता हूँ, मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं। वकील ऑफिस से बात करके 11:30 तक पहुंचने का कहता है। हम दोनों पहुंचते हैं। मेंबर वही सवाल दोबारा करती है। 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद हम दोनों बाहर आते हैं। वकील कहता है, गुड ऑन यू मेट, यू गाइस डिड इट। मेरे वीजे की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है। मेरी बीवी खुश होती है। वो माँ और डैड को फोन करके बताती है और अब मुझे सिर्फ 1 साल का इंतजार करना होता है। इसके अलावा मेडिकल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। मैं कहता हूँ काम हो गया, अब तो नेशनलिटी पक्की है। मैं 1 और साल का साइकिल घूम रहा होता हूँ कि 6 दिसंबर 2017 को बादशाह जेरूसलम को कैपिटल बनाने का ऐलान करता है। मुझे हैरत होती है, क्या मैंने भी अपनी आंखों से देखना था? उसके बाद बादशाह उसका ऐलान एक करेंसी सिक्का जारी करके करता है। पसे मंजर पे जो शख्सियत होती हैं वो जुल्करनैन साइरस होते हैं, जो मुझे फिर से ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। 15वां सवाल, अगर जुल्करनैन ने इनको दीवार के पीछे कैद किया था तो ये 2017 में करेंसी पे जुल्करनैन साइरस के साथ अपने बादशाह की तस्वीर क्यों छाप रहे हैं? 16वां सवाल, असहाबे कहफ ने दौर, वक्त और बादशाह का मालूम करने के लिए गार से बाहर जाके करेंसी क्यों चेक की थी? 17वां सवाल, अगर ये 2017 है तो पहले साल से लेके 2017 तक का सफर हमने कैसे किया और पहले साल से पहले क्या था? मेरी बीवी की ग्रैंड मदर की 82 बर्थडे होती है। मैं और वो 2 बजे गोल्फ क्लब पहुंचते हैं। स्टेप मदर स्नैक्स ऑफर करती हैं। मेरी बीवी उनको बताती है, इट्स रमजान, हम रोजे से हैं। ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर की दूसरी जंग अजीम के बाद से यहाँ तक सारी जद्दोजहद पे बात होती है। मैं अपनी 4 नस्लें देखता हूँ। ग्रुप फोटो में कहीं 80 फैमिली के लोग होते हैं, जिनमें मैं भी खड़ा होता हूँ। सब पूछ रहे होते हैं, कब आ रहा है, अब तुम्हारा ही नंबर है। एक दिन डैड मुझे और मेरी बीवी को बोट पे सारा दिन गुजारने के लिए बुलाते हैं। सारे फ्लोर्स, रूम और स्टोरेज एरिया दिखाते हैं। रडार देखते हुए बताते हैं, ये $1 लाख का अभी अपग्रेड किया है।
ये दूसरी मद्दे मुकाबिल बोट्स को ज्यादा अच्छे से पता लगा सकता है। वो बोट मेरी बीवी और आदि स्टेप मदर की होती है। वो मुझे साइकिल समझाते हैं। मैं देखता हूँ मेरी बीवी घर आकर मुझे बोलती है, डैड तुम्हें पसंद करते हैं। अभी मेरे भाई को इसने $2 लाख दिए हैं। वो 21 साल का है, उसने घर बना लिया। ये तुम्हें भी दे देंगे, इनको ज्वाइन कर लो। ऑस्ट्रेलिया डे आता है। 18वां सवाल होता है, कैप्टन कुक तो 1770 में आया। एबोरिजिनल्स उस जमीन पे रहने वाले लोगों के बादशाह थे, मलकाएं थीं, 25 तहरीरी जबानें थीं। फिर अब वो क्यों एक कॉर्नर्ड डार्विन नामी शहर में थोड़े से रह गए हैं? और वो अब म्यूजियम में क्यों हैं? म्यूजियम कौन बनाते हैं? हम सब क्यों आज एक जबान बोल रहे हैं? 19वां सवाल, ईस्टर आता है। सवाल होता है, ये ईस्टर इस तारीख को क्यों है? और ये क्रिसमस क्यों है? संडे क्यों है? वेनेसडे क्यों है? सैटरडे क्यों है? हर चीज पे सवाल होता है। मुझे साइकिल कुछ समझ आ रहा होता है कि मुझे ऑफिसर असाइन होता है और मेरी नेशनलिटी की दरखास्त खुलती है। मुझे अब मेडिकल के लिए जाना होता है और उसके साथ पुलिस क्लियरेंस जमा करानी होती है। मैं मेडिकल के लिए जाता हूँ और पुलिस क्लियरेंस वकील को देता हूँ। कहता हूँ अब तो नेशनलिटी आ गई, बस 2 हफ्ते में। 28 दिन गुजरने के बाद मुझे वकील का फोन आता है। मैं खुश होकर फोन उठाता हूँ। वकील मुझे खबर देता है मेरी नेशनलिटी की एप्लीकेशन फिर रिफ्यूज हो गई है। सॉरी, मैं पुलिस क्लियरेंस जमा करवाना भूल गया था। मुझे फिर से ट्राइब्यूनल जाना होता है और फिर से फीस जमा करानी होती है। वकील कहता है ये मेरी गलती है, तो ट्राइब्यूनल के पैसे मैं जमा करवा दूंगा। डोंट वरी, विल गेट इट इन द ट्राइब्यूनल। मैं फिर से अपने साइकिल में लग जाता हूँ। होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिज, मर्द से मर्द, औरत से औरत की शादी के कानून पे बात करते हुए अपनी बीवी को कहता हूँ, देखो अब ये मुख्तलिफ चीज है, ये शादी का कानून है। मुझे नहीं फिक्र कोई अपने बेडरूम में क्या करे, कैसे रहे। मैं सबके साथ बैठता हूँ, मुझे ये फिक्र नहीं है। मगर ये कानून इनको बच्चे अपनाने और एडॉप्ट करने का हक देगा। फिर ये जो बच्चे पालेंगे उनको जिन्स, सेक्सुअलिटी चूज, इंतखाब करने का हक नहीं रहेगा। और फिर ये आखिरी जनरेशन, आखिरी नस्ल होगी, नस्ल रुक जाएगी। एक दिन मैं उसी लड़की को देखता हूँ तो वो अपने किसी प्लान में नाकाम हो गई होती है। वो कहती है ओ माय गॉड, और जीसस, हजरत ईसा के नाम से पहले एफ वर्ड इस्तेमाल करती है। मैं उसको रोकता हूँ, जीसस, हजरत ईसा के नाम से पहले एफ वर्ड इस्तेमाल ना करो, वो प्रॉफिट हैं। वो जवाब देती है, मैं उस सेंस में थोड़ी कह रही थी, ये तो हमारी सोसाइटी की बोलचाल का तरीका है, ये हमारा रास्ता है, हम इसी तरह बात करते हैं। आपको पहले से मालूम होना चाहिए था। इट्स आवर सोसाइटी स्लैंग, इट्स आवर वे, दैट्स हाउ वी टॉक, यू शुड हैव नोन इट बाय नाउ। 20वां सवाल, ये पूरी सोसाइटी, पूरी पहली दुनिया में नबियों के नाम के साथ ही क्यों एफ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी तौहीन हो रही है? और ये कौन करते हैं? अपनी नाकामी पे नबियों को कौन कोसते हैं? और ये ओ माय गॉड ही क्यों कहते हैं? फिर वही लड़की मुझे कहती है, साउंड ऑफ साइलेंस एंजाइटी के लिए बेहतरीन सॉन्ग है। मुझे याद आता है ये तो वही धुन है जो मैंने शहर में फ्लूट पे सुनी थी। साउंड ऑफ साइलेंस के लिरिक्स मेरे दिमाग में घूमते हैं। विजन दैट वाज प्लांटेड इन माय ब्रेन स्टिल रिमेन, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. And the people bowed down and prayed to the neon god they made. God they made. God they made. And the sound flashed out its warning. In the words it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sound of silence. मार्च 2019, पहला हफ्ता। मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी हम जिन्स परस्ती, सेम सेक्स मैरिज के शादी के कानून पे वोट डाल रही होती है। मैं उसको कहता हूँ, मैंने तुम्हें मना किया था,
तुमने वोट नहीं डालना है। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मुझसे इस बारे में बात मत करो। 21वां सवाल, मैं अपने सवाल करता हूँ, अभी तो मुझे इससे मोहब्बत हुई है, ये क्या हो रहा है? अमेरिका ने ब्लैक्स को 1965 में स्टेटस क्यों दिया? ये 1970 में क्यों नहीं हुआ? ये 1980 में क्यों नहीं हुआ? और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तो गे और लेस्बियन नहीं थी, तो उसने पीछे मुड़ के बोला ऐ मेरी कौम। तो फिर अजाब क्यों आया? और फिर अजाब ही क्यों आया? मैंने सवाल किया मैं कौन हूं? मैंने काशिफ भाई को फोन किया, मेरी लड़ाई हो गई है। अपने कपड़े एक बैग में भर के गाड़ी चला के काशिफ के यहाँ पहुंचा तो अपने मोहसिन को फोन करके बताया। उन्होंने कहा तुम कब तक नेशनलिटी के लिए जूते खाते रहोगे, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? मैंने उनको कहा मैं कौन सा यहाँ नेशनलिटी के लिए रह रहा हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं रमजान के आखिर में पाकिस्तान जा रहा हूँ। मेरे मोहसिन ने मुझे बोला अब तुम्हारा काम हो जाएगा। वकील का फोन आता है, ये क्या हो गया? मैंने तो तुमसे स्कॉलर्स मांगे थे, तुम्हारा ऑफिसर असाइन हो गया है, तुम्हारा काम हो गया है, बस तुमने पुलिस क्लियरेंस जमा करानी है। मेरी बीवी फिर कुछ वक्त के लिए पट चली जाती है। खैर उसके बाद भी हम मिलते हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था मैंने शादी एक बार ही करनी है, मेरा तलाक का कोई इरादा नहीं। 24 मई 2019 रमजान के दिन होते हैं। मैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे बैठा होता हूँ। मगरिब में 15 मिनट होते हैं लेकिन मेरा रोजा नहीं होता। रेस्टोरेंट में आतिफ की आवाज में ताजदारे हरम प्ले होता है। जब शेर होता है किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। मेरा फोन बजता है, वकील की कॉल होती है। वो मुझे बताता है तुम्हारी नेशनलिटी हो गई है। मुझे यकीन नहीं होता, मेरे अजीज दोस्त को जो चीज 2 साल में मिलती है मुझे 9 साल में मिलती है। और बस 1 साल के इंतजार के बाद पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। अल चैपो, जॉर्ज वॉशिंगटन, पैब्लो एस्कोबार, रोमन एम्पायर देख के मैं वाइकिंग्स देख रहा होता हूँ और मुझे अशोका के मंदिर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ मेरी दुनिया के सारे लोग बाली तो जाते ही जाते हैं और मैं 9 साल में एक बार भी नहीं गया। यहाँ से ही रिसर्च स्टार्ट करते हैं। अम्मी मुझे फोन करके बोलती हैं तुम आते हुए ऐसा रखना, उम्रा तो करते हुए आना। मैं सोचता हूँ अभी टाइम है, ये बाद में कर लेंगे। मैं इंडोनेशिया का टिकट बुक कराता हूँ। 3-4 घंटे बाद अम्मी का फोन आता है, दादी का इंतकाल हो गया है आज, तुम परेशान नहीं होना, वो बहुत अरसे से बीमार थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैं सोचता हूँ ये मैंने क्या कर दिया, ये टिकट तो 3 महीने बाद की है ना, मैं अभी वापस जा सकता हूँ जनाजे में शरीक होने। मैं दादी की बातें याद करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं आखिरी बार 13 दिन के लिए घर गया था, वो मेरे कहने पे एक दिन घर आई थी और उस दिन भी उन्होंने मुझे कहा था मैं तेरी वजह से यहाँ बैठी हूँ, बस तू मुझे घर छुड़वा दे। वो सब कुछ भूली भूली लग रही थी। मैं पाकिस्तान जाने से पहले सबको फोन करता हूँ। जब कहीं मुझे रहने की जगह नहीं मिलती तो मैं उमैर जो मदरसे में मेरे साथ पढ़ता था उसको फोन करता हूँ। उमैर मुझे अपने साथ रहने की जगह दे देता है। मैं कराची के लड़कों में वापस आता हूँ। सब नेशनलिटी की कोशिशों में लगे होते हैं। मैं अपने मशवरे दे रहा होता हूँ। क्यूबी मेलबर्न में काम करते हुए एक पुराने जलौंग के जानने वाले मिलते हैं। हाल चाल पूछने के बाद बोलते हैं इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी की तस्वीरें जिलोंग एडवर्टाइजर में देखी थी। मैं कहता हूँ बीवी ने डाली होंगी। वो बताते हैं तुम्हें पता है मेरी पहली शादी एक ग्रीक औरत से हुई थी, मेरा उनसे एक बेटा है, फिर मैंने भी दूसरी शादी की। नेशनलिटी तो हो गई है तुम्हारी, बस अब तुमने शादी यहाँ पर ही करनी है। बहुत अच्छी फैमिलीज यहाँ पर परेशान हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान से लड़की लाओ तो उसको सिखाओ, 1.5-2 लाख डॉलर कोई मसला नहीं, बिजनेस करा देते हैं। मैं कहता हूँ मेरी तलाक नहीं हुई है। बाजी कहती हैं तू पाकिस्तान क्यों जा रहा है, और इतना लंबा, 1 हफ्ते से ज्यादा ना जा, शादी करके ना आ जाना कहीं। जॉब मेरी क्यूवी मेलबर्न में होती है। मेरा एक कुलीग इराकी
बेकन खा रहा होता है तो मैं उससे पूछता हूँ तुम कौन हो। वो जवाब देता है मैं असेरियन हूँ। फिर वो मुझे नमरूदों की, नैमरॉड्स की ग्रेटनेस बताता है, बाबुल, बेबीलोन दिखाता है। मैं कहता हूँ उमर ये भी दिखते हैं। क्यूवी मेलबर्न में डॉक पे काम करते हुए अनिल मुझे मोदी की ग्रेटनेस बताता है। मैं कहता हूँ ये भी दिखते हैं। मैं जाके अशोका के मंदिर देखता हूँ। मुझे जवाब मिलता है ये म्यूजियम होते क्यों हैं, मगर मुझे महसूस होता है इस जगह का वो स्टैंडर्ड नहीं। अब फ्यूचर देखने के लिए अगले साल टुमारोलैंड बेल्जियम जाना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान जाता हूँ। लोग मुझसे मेरी दुनिया में आने के तरीके पूछते हैं। मैं दादी की कब्र पे जाता हूँ। फिर 6 मार्च 2020 को मैं ये निशान काबे में देखता हूँ। मुझे शौक लगता है, मैंने ये काबे में क्या देख लिया? ये देखने तो मैंने टुमारोलैंड जाना था। ऐसा कैसे हो गया? उस दिन मैं पापा से सवाल करता हूँ, दादा कब और कैसे आए थे पाकिस्तान? वो मुझे बताते हैं कैसे और कब आए थे। पापा मुझे बोलते हैं तुम्हें याद है मैंने जिंदगी में तुमको एक बार मारा है। मैं कहता हूँ जी मुझे याद है, मैं बड़े चाचू की गुल्लक से पैसे चोरी करता था। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाने की फिक्र होती है। मैं दुबई का प्लान कैंसिल करता हूँ। ज्यादा पैसे खर्च करके जल्दी की फ्लाइट लेता हूँ। सब जगहें वीरान होना शुरू हो जाती हैं। मैं मेलबर्न एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर घर पहुंचता हूँ। क्वारंटाइन में वक्त गुजार रहा होता हूँ कि 22 मार्च 2020 को फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। हारिस अपने पापा के साथ एक अपार्टमेंट में रह रहा होता है और 1 घंटे पहले वो फ्लाइट कैंसिल होने पे हमारे घर आ जाते हैं। 1.5 महीने तक वो पाकिस्तान जाने की ऐसी दुआएं करते हैं कि मुझे एहसास होता है कि काश मैं भी उनसे दुआएं करा लेता। हारिस मुझे बताता है मेरा पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं था। नानी ने इंतकाल से पहले कहा था उसको पाकिस्तान लेके आना, तो अब्बा आ गए। साइकिल चल रहा होता है। हम दूसरा घर लेके पॉइंट कुक मेलबर्न मूव होते हैं। मैं बिल गेट्स, इलन मस्क, नील डिग्रेस टाइसन, सिंगुलैरिटी, एलियंस को सुन रहा होता हूँ। मुनीब से सवाल करता हूँ ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत साबित करना हो तो क्या करना पड़ेगा? वो जवाब देता है ब्रो फिर तो आपको बायोलॉजिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। मुझे हैरत होती है क्या किसी ने भी सवाल नहीं किया? मैं अपना बचपन याद करता हूँ। फिर वापस ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि काबे में ये निशान गोल किस दिन हुआ, तो मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो जाता है। ये निशान पहली रमजान 23 अप्रैल 2020 को गोल हो जाता है। मैं कहता हूँ यकीनन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक सच बताया था कि रमजान में शैतान बंद होते हैं। सारे सवालों के जवाब आ रहे होते हैं। सारे मुंह से निकले अल्फाजों पे अजाब आ रहे होते हैं। फोन बज रहा होता है लेकिन मैं फोन नहीं उठाता। फिर 31 अगस्त 2020 को मेरी बीवी का मैसेज आता है, उमर इट्स टाइम वी स्टार्ट लुकिंग साइनिंग डिवोर्स पेपर्स। मैं कहता हूँ इससे तो मैंने 3 हफ्ते पहले बात की थी, इसका कोई इरादा नहीं था, इसे क्या हो गया? मैं उसको मैसेज करता हूँ हैव यू थॉट अबाउट इट। फिर अगले रोज मुझे जॉब से एक मीटिंग का लेटर आता है और अपनी बीवी का मैसेज, यस आई जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप सो यू वुडंट बी सरप्राइज। फिर मुझे दादी की आवाज आती है, उमर सब कुछ कर ले तो वापस आ जाना, हर चीज की कीमत होती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। और मुझे अपनी पहली फ्लाइट का ख्वाब याद आता है। फिर मेरी समझ में आता है ये क्यों अल्लामा इकबाल मेरी समझ में 1 महीने से आ रहा था और मैं क्यों शिकवा जवाब शिकवा अमजद साबरी और नईम अब्बास रूफी की आवाज में सुन रहा था और क्यों बार बार इकबाल के बारे में पोस्ट कर रहा था। मैंने तो कोई इकबाल की किताब ही नहीं पढ़ी, बस एक बार उर्दू के पेपर में अल्लामा इकबाल जिंदाबाद लिखकर 10 मिनट में बाहर आ गया था। मैं सोचता हूँ ये मैंने क्या कर दिया और ये सब हासिल करके भी मैंने क्या पा लिया। दादी ने सब ठीक ठीक बता दिया था। मैं टिकट करवाने के बाद उमर को बताता हूँ मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। वो कहता है फरवरी में तुम्हारी जॉब को 7 साल हो रहे हैं, तुम क्यों अपने $10,000 बर्बाद कर रहे हो? तुम फटीचर हो जाओगे।
मेरी समझ में नहीं आता मैं उमैर को कैसे बताऊं। दादी ने मुझे रिसर्च के सारे उसूल बिल्कुल ठीक ठीक बताए थे और मुझे सिर्फ लास्ट 2 सवालों की फिक्र है। मुझे वापस जाने की जल्दी होती है। मैं टिकट कराता हूँ, मुझे एयरपोर्ट शहबाज छोड़ता है और मैं एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता हूँ। 30 सितंबर 2020 उमैर मुझे गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ रहा होता है और वो नए बनने वाले हाईवेज और रिंग रोड्स का बता रहा होता है। मैं अचानक गर्दन घुमा के उमैर की तरफ देखता हूँ और खामोशी में चीखते हुए कहता हूँ, अब मेरी समझ में आया शहबाज ने मुझे एयरपोर्ट क्यों नहीं छोड़ा। उमैर सारे रास्ते नए बनने वाले हाईवेज का बता रहा होता है और मैं खिड़की के बाहर खामोशी में चीखते हुए अपने आप को कह रहा होता हूँ, उमैर तू कुछ नहीं कर सकता, उमैर तू कुछ नहीं कर सकता। फिर कहता हूँ, दादी ने सब ठीक ठीक बता दिया था। सवाल ये है कि दादी ने क्यों बोला कि रिसर्च के लिए घर छोड़ना पड़ता है। क्योंकि उनको तो मालूम है कि मेरे फादर का दीन इस्लाम है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, तो फिर हर चीज की कीमत होती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अकल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इस्लाम आने के सदियों साल बाद लॉरेंस ऑफ अरेबिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे अमल दरामद कराते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की सिहाई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स के जरिए लाखों दिमागों में ये आइडियाज और ख्यालात प्लांट कर दे कि नबी को ही 40 साल लगते हैं ये मालूम करने में कि वो नबी हैं, तो उसने लोगों की सोच और दिमागों पे जंजीरों से ताले डाले और फिर वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करने से पहले नबी के इल्म पे सवाल उठा दे और लोगों को नबी का इल्म नापने पे लगा दे। फिर वो लोगों के दिमागों में ये ख्यालात तो डाले कि नबी भी शैतान के साथ पैदा हुए थे, मगर उन्होंने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया था। मगर वो खुद ये ना बताए कि मैं भी शैतान के साथ पैदा हुआ हूँ और बाकी सब भी। उसने लोगों को वक्त और शैतान बुलाया। फिर उसने ये भी ना बताया कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में हर चीज अलग अलग और आजाद पैदा की है। उसने लोगों के दिमागों को कंट्रोल किया, तो उसने ऐन वही शिर्क किया जो शैतान, फिरौन और नमरूद ने किया। फिर चाहे वो दज्जाल की दुनिया की आखिरी नस्ल का आखिरी शेखुल इस्लाम क्यों ना हो, क्योंकि दिमागों को कंट्रोल शैतान, फिरौन और नमरूद करता है। और हर फिरौन के दीन में नबी डेड होते हैं। आसमान पे अल्लाह सबसे बड़ा होता है और जमीन पे वो खुद। और हर फिरौन की सिविलाइजेशन और उसके फॉलोअर्स की बोलचाल का तरीका यही होता है, जीसस के नाम से पहले एफ वर्ड और ओ माय गॉड, या जैसे नबी अनपढ़ थे, अल्लाह बड़ा है। हर नबी के कानून में जिंदा फिरौन से करेंसी माल खाना और उससे मदद मांगना शिर्क होता है। अगर किसी रोबोट की ये दलील मान भी लें, मुर्दे मर गए, मिट्टी हो गए, तो रूह कहाँ गई? मुंह से निकले अल्फाजों से तकलीफ जिस्म को नहीं होती, वो रूह को होती है। फिर ताइफ में जिस्म पे मारे गए पत्थरों के जख्म और अबू लहब के पिंडलियों पे मारे गए पत्थरों के जख्म तो बढ़ जाते हैं। रूह के जख्म कैसे बढ़ते हैं, इसका जवाब अभी आना बाकी है। 5 साल की उम्र में मुझे मालूम है मैं कौन हूँ और क्वीन एलिजाबेथ का कैपिटल और पैलेस लंदन में है, तो नबी को नहीं मालूम होगा वो कौन है। दादी ने डार्विन भी ठीक बताया था और डार्विन थ्योरी भी ठीक बताई थी। दादी डार्विन थ्योरी की तीसरी नस्ल थी, मैं 5वीं नस्ल था और मेरी औलाद 6ठी और लास्ट जनरेशन थी। दादी ने रिसर्च की कीमत घर छोड़ना भी ठीक बताई थी। दादी ने फिरौन भी ठीक बताया था और फिरौनों और अजाब वाली कौमों के निशान भी ठीक बताए थे। दादी ने अल्लाह को पाने की कीमत, गुम होने के बाद निकलने वाले आंसू भी ठीक बताए थे। दादी ने बुजुर्ग की नजर भी ठीक बताई थी और ये भी ठीक ठीक बताया था कि तेरे नाम का मतलब वो होगा जो खुद तू मालूम करेगा। दादी ने नानी का मुकाम भी ठीक ठीक बताया था और उस्ताद इस दौर का बहुत बड़ा मुसलमान है, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने मौलवी भी ठीक ठीक बताए थे। मौलवी साहब से मेरे सवाल का जवाब भी ठीक ठीक बताया था और ये भी ठीक बताया था कि उस मौलवी को भी उस आयत का मतलब नहीं पता होगा। दादी ने पहली फ्लाइट का ख्वाब भी ठीक ठीक बताया था।
और मैं मौलवी साहब की बताई हुई आयत पढ़ूंगा, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने अजीज दोस्त भी ठीक ठीक बताया था, दोस्त को फौरन नेशनलिटी मिल जाएगी और तुझे हर घाट से गुजारा जाएगा, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने बॉस की शर्त भी ठीक बताई थी और राजदार स्पिंक्स में मिलेगा, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने फ्रेडी मरकरी भी ठीक बताया था और फ्रेडी मरकरी की बिस्मिल्लाह भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने बस से उतरने से पहले स्टीव के मुंह से निकले जिंदगी के बारे में आखिरी 2 अल्फाज भी ठीक ठीक बताए थे। स्टीव की मौत के बाद बस में मेरे अल्फाज भी ठीक बताए थे और शीशे पे बैठे फाहद के अल्फाज भी ठीक ठीक बताए थे। दादी ने शराबी भी ठीक ठीक बताए थे और दुनिया के किस मसले का हल शराब में है, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने अरेस्ट होके पूरी रात पुलिस वालों को चैन से नहीं बैठने दूंगा, ये भी ठीक ठीक बताया था। और सुबह टैक्सी में घर जाते हुए कहूंगा हर चीज की हद होती है उमर, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने ससुर का कारोबार भी ठीक बताया था और फादर इन लॉ माँ की तलाक भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने ताजदारे हरम भी ठीक बताया था और अल्लाहू अकबर भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने साउंड ऑफ साइलेंस में शैतान का गॉड बनाने का फॉर्मूला भी ठीक ठीक बताया था और बोहेमियन रैप्सडी भी ठीक बताई थी। दादी ने इकबाल सीखने की कीमत अपनी मौत भी ठीक ठीक बताई थी और ये भी ठीक बताया था कि मैं उनकी मौत का उस शख्स तक को नहीं बताऊंगा जिसके साथ मैं रह रहा हूँगा और जिसको मैंने आखिरी सवाल वाले दिन फोन करके बुलाया होगा। दादी ने वकील भी ठीक बताया था और नेशनलिटी देते वक्त भी बताया जाएगा कि क्यों नेशनलिटी दी जा रही है, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने उमर भी ठीक बताया था और उमर की सड़कें भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने आंख भी ठीक बताई थी और एक आंख वाला है, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने सुअर भी ठीक ठीक बताए थे और कुत्ते बिल्कुल एक्यूरेट बताए थे और भेड़ें तो बस मैं। दादी ने दज्जाल की जन्नत भी ठीक बताई थी, दादी ने दज्जाल की दोज़ख भी ठीक ठीक बताई थी और ये भी ठीक ठीक बताया था कि हमने तूफान नूह से पहले की दुनिया में आंख खोली है। दादी ने सारे सवाल भी ठीक ठीक बताए थे और सवालों के जवाब भी ठीक ठीक बताए थे। ये भी ठीक ठीक बताया था कि फिर तुझे सिर्फ आखिरी 2 सवालों की फिक्र होगी और यही 2 सवाल फिर हर उस शख्स के होंगे जिसके बाप दादा ने इकबाल के कहने पे हिजरत की होगी। दादी ने जन्नत की कीमत अना भी ठीक बताई थी और दादी ने दोज़ख की कीमत रूह भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने हमारे रिलीजन की डेफिनेशन भी ठीक ठीक बताई थी और दादी ने फिरौनों और आज के रिलीजन की डेफिनेशन भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने शैतान भी ठीक बताया था और शैतान के सारे खेल शतरंज मोनोपोली भी ठीक ठीक बताए थे। दादी ने शैतान की पहचान भी ठीक ठीक बताई थी कि खुद को बेहतर साबित करता है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, तौबा नहीं करता। दादी ने इकबाल भी बड़ा ठीक ठीक बताया था और इकबाल का ख्वाब भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने शिकवा भी ठीक ठीक बताया था और जवाब शिकवा भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने ज़ौक़ो शौक भी ठीक बताई थी और इब्लीस की मजलिस शूरा भी ठीक ठीक बताई थी। ये भी ठीक ठीक बताया था कि फिर तुझे अपनी शक्ल इब्लीस की मजलिस शूरा में ही नजर आएगी। दादी ने नेशनलिटी की कीमत औलाद नस्ल भी ठीक ठीक बताई थी और ये भी ठीक ठीक बताया था कि तू कीमत पहले देगा, बाकी सब बाद में देंगे। दादी ने कब्र के सवाल भी ठीक ठीक बताए थे और जवाब भी ठीक ठीक बताए थे। दादी ने सूरे फातिहा भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने सूरे कहफ भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने सूरे कौसर भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने सूरे लहब भी ठीक ठीक बताई थी। दादी ने हर चीज की हद काबे में निशान भी ठीक ठीक बताया था और निशान के बाद अजाब आया था, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने नबी से वफादारी भी ठीक बताई थी। वफादारी के बगैर फैसले नहीं होते, ये भी ठीक ठीक बताया था और मैंने भी फैसले ठीक किए थे, ये भी ठीक ठीक बताया था। दादी ने दज्जाल की दुनिया के आखिरी जनरेशन के आखिरी शेखुल इस्लाम भी बिल्कुल ठीक ठीक बताए थे। दादी ने मुझे 2 बार बताया था।
देख, मैंने शेखुल इस्लाम को उसी दिन वफादारी बताने का कहा है जिस दिन तेरी बीवी तुझे तलाक का कहे। देख, मैं फिर तुझे कह रही हूँ, मैंने तुझे उसी दिन उसी वक्त शेखुल इस्लाम को वफादारी बताने का कहा है जिस दिन तुझे तेरी बीवी तलाक का कहे। मगर मैं तुझे बता रही हूँ, तू शेखुल इस्लाम को उस दिन वफादारी नहीं बताएगा, तू उनको समझाएगा। शेखुल इस्लाम समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि मसला क्या है, मगर तेरी मजबूरी होगी बेटा। तेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी होगी और तू मुझे मार चुका होगा। यहाँ से शेखुल इस्लाम की रिसर्च शुरू होनी थी। यही हुआ, मैंने 3 दिन समझाया शेखुल इस्लाम को। दादी ने दज्जाल की दुनिया की आखिरी जनरेशन के आखिरी शेखुल इस्लाम का दीन भी ठीक ठीक बताया था। उनके दीन में अल्लाह बड़े बड़े फिरौनों को हिदायत दे रहा था, लेकिन नबी को इल्म नहीं दे रहा था। नबी को 40 साल लग रहे थे मालूम करने में कि वो नबी हैं। दादी ने बताया था, जब तू शेखुल इस्लाम को उनका शिर्क बताएगा और उनको उनका शैतान दिखाएगा तो कहेगा तुम और हम तो एक है ना, मसला ये है। कह देना इस दज्जाल की दुनिया की आखिरी नस्ल के आखिरी शेखुल इस्लाम को, नहीं डाल सकता तू मेरी नानी का दीन। मेरा नाना सैयद है और नहीं है तुम और हम एक। अल्लाह की मखलूक में हर इंसान अलग अलग है। अगर वफादारी का चक्कर ना होता तो असहाबे कहफ गार में क्यों जाते? मैंने उनको यही कहा था और वो सूरे लाहब की पहली आयत में है। परिंदों को भी फिक्र थी, दरख्तों को भी फिक्र थी, जानवरों को भी फिक्र थी, तारों को भी फिक्र थी, सारी कायनात को फिक्र थी। और फिक्र नहीं थी तो दज्जाल की दुनिया की आखिरी जनरेशन के आखिरी शेखुल इस्लाम को फिक्र नहीं थी। जमीन वालों ने निशान बनाकर अपने फैसले कर लिए थे, आसमान पर उनके फैसले हो चुके थे। नबियों को भी फिक्र थी और उमैर पता है तुझे, सहाबा को भी फिक्र थी, बुजुर्गों को भी फिक्र थी, जीसस हजरत ईसा को भी फिक्र थी और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिक्र थी। लेकिन फिक्र नहीं थी तो दज्जाल की दुनिया की आखिरी जनरेशन के आखिरी शेखुल इस्लाम को फिक्र नहीं थी। निशान बन चुका था, अजाब आ चुका था, परिंदे उड़ चुके थे, असहाबे कहफ गार में जा चुके थे। फिर दादी अपने दोनों हाथों में मेरा सीधा हाथ लेती हैं, मैं उनके हाथ पे प्यार करता हूँ। फिर दादी बताती हैं, उमैर तू एक परिंदा है, परिंदा। अब तू क्या करे, हर नजर आने वाला परिंदा भी एक जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। तूने मुझे और अपनी अम्मी को भी इतना ही तंग किया था क्योंकि तू तो उस वक्त पहली दुनिया में रहता था। लिखना, दादी को तेरी बीवी, सास और घर वालों से बहुत प्यार है और वो उनसे हर तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। जब तू वापस घर आएगा तुझे कोई ख्वाब नहीं आएगा, हर कोई तुझे वापस जाने का कहेगा, हर कोई तुझे वापस जाने का कहेगा। फिर तू पीसी होटल उसके पास दोबारा जाएगा जिसके पास तेरी अम्मी गई थी शादी का मालूम करने। तू उससे पूछेगा तुझे कहाँ होना चाहिए, वो कहेगा आपको वापस चला जाना चाहिए। तू फिर उसको मेरा बताएगा, वो कहेगा क्या आपकी दादी एस्ट्रोलॉजर थी? तू कहेगा नहीं। फिर तू उसको अपना बताएगा, वो पूछेगा फिर आप यहाँ आए कैसे हैं? तू कहेगा रक्षे से। वो कहेगा फिर आप क्या डिफेंस में रहते हैं? तू कहेगा नहीं। तू उससे 2 किताब का जिक्र करेगा, मैंने तुझे एक का कहा होगा। फिर वो तुझसे तेरा कारोबार पूछेगा, तू उसे 4000 देना चाहेगा, वो तुझसे ज्यादा पैसे लेना नहीं चाहेगा मगर उसका मैनेजर तुझसे 5000 लेगा। जाने से पहले तू एक बार फिर उससे पूछेगा तुझे कहाँ होना चाहिए, वो कहेगा आपको वापस चले जाना चाहिए। वहां से बाहर निकलते ही तेरे पास 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, मौत या पब्लिश। नाम नहीं लिखना उसका किताब में क्योंकि उसने कहा था तेरी शादी होगी। अब अंग्रेजी में लिख बिकॉज इट्स ऑल हिज फॉल्ट। अरे भाई अब डेड पीपल मैटर टू मी ना, मैं बहुत कमजोर हूं। हमारी दादी का नाम है इकबाल बेगम,
और हमारे बुजुर्गों की नजर अगलों पे भी होती और पिछलों पे भी होती है। हम आज भी वक्त के साथ इस घूमने वाले प्लेनेट जिसको अर्थ कहते हैं इसमें कैद है ना। अगर डेड पीपल मैटर ना करते तो कब्र में 3 सवाल क्यों होते? जवाब शिकवा का आखिरी शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।